आज की कहानी है एक ऐसे आदमी के बारे में जो अचानक एक रहस्यमयी दुनिया में पहुंच जाता है। वहां ना कोई इंसान होते हैं और ना ही कोई सिविलाइजेशन। वहां बस एक घना जंगल है और उसमें रहने वाले भयानक और खूंखार मॉन्स्टर्स। इसके बावजूद भी उसने वहां 1,000 साल तक सरवाइव किया। उसके लिए हर दिन एक जंग थी और हर रात एक डर। लेकिन उसी जंगल में वो इतना पावरफुल बन गया जितना शायद। किसी ने सोची ना होगी। और फिर एक दिन वो वापस आता है अर्थ पर। लेकिन ये अर्थ अब वैसी नहीं रही। अब खुद पृथ्वी पर हमला हो चुका है। खूंखार मॉन्स्टर्स ने इस दुनिया को तबाह करना शुरू कर दिया है। अब सवाल ये है कि क्या ये आदमी जो 1,000 साल से अकेला लड़ता आ रहा है, क्या अब ये पूरी दुनिया को बचा पाएगा? क्या उसकी ताकत काफी होगी इन टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए, या फिर ये लड़ाई उसकी लिमिट्स को तोड़ देगी? तो चलिए बिना किसी देरी के ये कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी कोरिया के एक नॉर्मल दिन से शुरू होती है। लोग अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हैं, कोई कैजुअली वॉक कर रहा है, कोई काम से जा रहा है। और वहां बीच में जो लड़का है, वही है हमारा प्रोटेगोनिस्ट। ध्यान से देखने पर वो थोड़ा हैंडसम भी लगता है। लेकिन सच में अगर वो ऐसे ही फोन यूज करता रहा तो वो किसी दिन रीइंकारनेट हो जाएगा। वो फोन देखते हुए इतना डिस्ट्रैक्टेड था कि वो सीधा एक आदमी से टकरा गया। उस आदमी ने उसे भला बुरा कहा, जो काफी हद तक सही था, और हमारा हीरो किसी अच्छे बच्चे की तरह उससे माफी मांगने लगा। यही थी उसकी बोरिंग लाइफ। लेकिन जब वो खुद से कंप्लेन कर रहा था कि उसकी जिंदगी कितनी बोरिंग है, तभी एक जोरदार और अजीब सी आवाज आई जिसने पूरे एरिया को हिला दिया और सब लोग वहीं रुक गए। कोई समझ भी नहीं पाया था कि आखिर हुआ क्या है कि तभी बूम, एक और एक्सप्लोजन हुआ और एक बड़ी सी पीली लाइटनिंग जमीन पर गिरी और कई लोग वहीं जल गए। सब डर के मारे अपनी जगहों पर जम गए। वो ब्लास्ट इतना तेज था कि गाड़ियां ऐसे उड़ गईं जैसे वो कागज की बनी हो। और जैसे इतना काफी नहीं था, अब और भी लाइटनिंग गिरने लगी। लेकिन ये कोई नॉर्मल लाइटनिंग नहीं थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। अभी कुछ देर पहले तो सब नॉर्मल था, मगर अब ये एक लाइटनिंग अपोकलिप्स बन चुका था। सोचो एक लाइटनिंग बोल्ट कितना तबाही कर सकता है। अब उस नंबर को 10,000 से गुणा कर दो। हमारा बेचारा प्रोटेगनिस्ट भी उन हजारों लोगों में से एक था जो जान बचाने के लिए भाग रहा था। उसके पास एक लड़की भी भाग रही थी और उसने सोचा कि अब शायद वह जिंदगी में पहली बार किसी के काम आ सकता है। उसने उसे चिल्लाकर कहा कि वो उसके साथ किसी सेफ जगह पर चले। लेकिन उस लड़की की किस्मत अच्छी थी। एक एम्बुलेंस आई और उसे उठाकर ले गई। अब उसे ना दौड़ना पड़ा और ना ही कभी उसे दौड़ने की जरूरत होगी। दूसरी तरफ हमारा लड़का फिर से आंसुओं के साथ दौड़ने लगा। लेकिन किस्मत की माया अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सामने से एक बड़ा ट्रक आ रहा था जो शायद उसे किसी और डिमेंशन में भेजने वाला था। पर उससे पहले कि ट्रक उसे कुचल दे, एक सफेद फ्लैश हुआ और वो एक पोर्टल में खिंच गया। फिर से एक लाइटनिंग बोल्ट गिरा, लेकिन इस बार एक अलग जगह पर, जहां रात थी। पता नहीं कितनी देर बीती, लेकिन एक चीज तय थी, वो जिंदा था। जब उसे होश आया तब भी वो उस ट्रक वाले सीन से कंफ्यूज्ड था। लेकिन उसका ध्यान जल्द ही दूसरी चीजों पर गया और उसने सोचा कि वो आखिर किस जगह आ गया है। जब उसने ऊपर देखा तो उसने पाया कि आसमान में जो बर्ड्स उड़ रही हैं वो किसी हॉरर गेम के मॉन्स्टर्स जैसी थीं। और वहां दो चांद थे जो बिल्कुल भी उस दुनिया का हिस्सा नहीं थे जिसे वो जानता था। ये रियलाइजेशन उसे पहले की लाइटनिंग से भी ज्यादा जोर से टकराई और उसकी हालत तो और भी खराब थी, क्योंकि उसे बहुत ठंड लग रही थी और उसका पूरा शरीर जम रहा था। अब ये बात बिल्कुल क्लियर थी, ये तो अर्थ नहीं है। ऊपर देखकर उसे और कंफ्यूजन हुई, क्योंकि वहां चारों तरफ मॉन्स्टर्स थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, उसके पास कपड़े भी नहीं थे। थोड़ी देर बाद वो लड़का उठता है और खुद को एक विशाल बेर के सामने पाता है। वो बहुत हैरान होता है, लेकिन कुछ सेकंड्स में ही उस पर एक वुल्फ का झुंड हमला कर देता है। अब सीन कट होता है एक डॉक्टर की तरफ, जो कुछ डेटा एनालाइज कर रहा होता है और हमारे प्रोटैगनिस्ट की बातें कंफर्म करने के लिए उसकी बात दोहराता है कि जब वो लड़का होश में आया, वो एक ऐसी प्लेनेट पर था जहां दो चांद थे और वहां एक जंगल था जिसमें भयानक मॉन्स्टर्स थे। डॉक्टर सोचता है कि अगर ये सच है तो वो जिंदा लौटकर कैसे आया। दूसरी तरफ लड़का किसी बात को लेकर घबराया हुआ लगता है। फिर एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो बेर मारा गया था और वो वुल्व्स उसे खा रहे थे। हमारा प्रोटैगनिस्ट ये सब देखकर बुरी तरह डर गया था। तभी एक व्हाइट वुल्फ उसके पीछे आ गया। वो अचानक उस क्रीचर को नोटिस करता है और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। उसने भागने में पूरी जान लगा दी। तभी एक सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशन अब लेवल 1 हो गई है। ये सब देखकर वो बहुत कंफ्यूज्ड होता है, लेकिन तभी वो एक पत्थर से टकराकर गिर जाता है और एक क्लिफ से नीचे लुढ़कने लगता है। पर जैसे तैसे वो कुछ बुशेस को पकड़कर खुद को गिरने से बचा लेता है। वो उस आवाज के बारे में सोचने लगता है और तभी उसे सामने एक फ्रूट दिखता है। वो बोलता है कि उसे बहुत भूख लगी है और वो सोचता है कि ये खाने लायक हैं या नहीं। लेकिन जब वो साइड में देखता है तो कुछ चींटियां उन फ्रूट्स को खा रही होती हैं। बिना किसी रिग्रेट के वो उन्हें खाने लगता है। लेकिन उसी वक्त बुशेस में कोई आवाज होती है और एक क्रीचर, जिसकी आंखें बहुत स्केरी थीं, वो उसे घूर रही होती है। फिर एक जायंट स्नेक उस पर हमला करता है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वो सांप एक जायंट फ्रॉग द्वारा निगल लिया जाता है। वो लड़का ये सब देखकर अभी भी यकीन नहीं कर पाता। ये जगह उसे पागल कर रही थी। समय बीतता गया और अब उसे उस जगह पर आए हुए 67 दिन हो चुके थे।
इसके अलावा जो वुल्व्स का पैक उसे पहले मिला था वो अब भी उसका पीछा कर रहा था और उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी थी। इसलिए लड़का डरता था कि कहीं वो कभी भी अचानक उस पर हमला न कर दें। ऊपर से जंगल में वुल्व्स से भी ज्यादा खतरनाक चीजें थीं, इसलिए उसे फिर से उसके लिए कोई सेफ जगह ढूंढनी थी। फिर से समय बीता और अब उसे वहां 1 साल हो चुका था। ऊपर देखते हुए प्रोटैगनिस्ट को एक बड़े केले का गुच्छा दिखा तो उसने उसमें से एक केला तोड़ लिया। तभी सिस्टम ने उसे अलर्ट किया कि उसकी स्ट्रेंथ अब लेवल 1 हो गई है और ये साफ दिख रहा था कि लड़का अब काफी ताकतवर हो चुका था। शायद उन सारी घटनाओं के नतीजे से वो अब इस जगह को अडेप्ट कर चुका है, लेकिन फिर भी वो वुल्फ कब अब भी उसका पीछा करता रहा। इसीलिए वो अब उसका इतना आदी हो गया कि जब वो आसपास नहीं होता था तो उसे उसकी कमी महसूस होती थी। इसी बीच लड़के को अपनी पीठ पर कुछ गिरता हुआ महसूस हुआ। ऊपर देखकर उसे कुछ नजर आया और उसका एक्सप्रेशन अचानक बदल गया, क्योंकि सामने से एक जायंट गोरिल्ला उस पर सीधा चार्ज कर रहा था। लेकिन फिर भी हमारा हीरो उस अटैक से बचने में सफल रहा और जिस टहनी पर गोरिल्ला ने लैंड किया वो उसका भार नहीं सह पाई। नतीजतन गोरिल्ला नीचे गिरने लगा और वो उसी दिशा में गिर रहा था जहां वो वुल्फ था और उसे टक्कर लग गई। प्रोटैगनिस्ट ये सब देख रहा था। कुछ देर बाद गोरिल्ला फिर से उठ खड़ा हुआ और उस घायल वुल्फ की तरफ चार्ज करने लगा। लेकिन तभी प्रोटैगनिस्ट पहले ही उसकी तरफ बढ़ चुका था और उसने उसकी आई पर अटैक कर दिया। लेकिन इतना काफी नहीं था और गोरिल्ला ने लड़के को उठाकर फेंक दिया। लड़का एक पेड़ से टकराया। जल्दी ही वो मॉन्स्टर फिर से उस पर चार्ज करने लगा। गुस्से में हमारे हीरो ने कहा कि ये उसका एक बेवकूफी भरा कदम था। सीन कट होती है और डॉक्टर पूछते हैं कि क्या प्रोटैगनिस्ट ने सच में ये सब किया था। लड़के ने बताया कि वो अब टेरिटोरियल फाइट्स से भाग नहीं सकता था, क्योंकि इससे कुछ भी हल नहीं होता। जहां भी वो जाता वहां हमेशा कोई रूलर होता। वापस सीन में प्रोटैगनिस्ट पर गोरिल्ला हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी वो वुल्फ आ गया जिसने उसे प्रोटेक्ट किया। तभी हमारा लड़का अनकॉन्शियस हो गया, जबकि पूरा वुल्फ पैक उस गोरिल्ला पर हमला करने लगा। उसे सच में लगा था कि उसकी अब मौत निश्चित है। लेकिन जब वो अनकॉन्शियस था तब वुल्व्स ने उस पर हमला नहीं किया, शायद क्योंकि उन्हें लगा कि उसने पहले उस कब को बचाया था और वो कब उन वुल्व्स के लीडर का बेटा था। उस घटना के बाद फिर समय बीता और वो वुल्व्स किसी लोकेशन की तरफ दौड़ रहे थे। उनके साथ साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट भी दौड़ रहा था। एक तरफ देखते हुए उसने नोटिस किया कि उसका दोस्त थक चुका है, तो उसने उसे उठा लिया और वो उसे कैरी करने लगा। फिर से समय बीता और अब उस लड़के को वहां 2 साल हो चुके थे। ऐसा लगने लगा कि वुल्व्स ने अब उसे अपने पैक में शामिल कर लिया था। अब 3 साल बीत चुके थे जब से वो यहाँ आया था और वो अब अपनी क्लाइंबिंग स्किल्स डेवलप कर रहा था। लेकिन फिर भी वो उस जंगल में ही था और वो अब तक उस जगह से एस्केप नहीं कर पाया था और उसे कोई सिविलाइजेशन भी नहीं मिली थी। इसलिए अब वो वुल्फ फैमिली का हिस्सा बन चुका था और उनके साथ टेरिटोरियल बैटल्स में हिस्सा लेता था अपने फैमिली की सर्वाइवल के लिए। फिर से समय बीता और अब उसे वहां आए हुए 120 साल बीत चुके थे। इसलिए उसे लगने लगा कि वो उस ग्रह का आखिरी इंसान है। एक लगातार चलने वाली बैटल में उसने और भी दोस्त बनाए, लेकिन फिर भी उसने कुछ साथियों को खो दिया। उसे अब याद नहीं था कि वो कितने सालों से स्ट्रैंडेड है। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों साल बीत चुके हैं और वो सोच रहा था कि वो अब तक जिंदा कैसे है। तभी डॉक्टर ने पूछा कि जब वो वुल्व्स का राजा बन गया तब तक लगभग 500 साल बीत गए थे, तो क्या उसे तब भी कोई सिविलाइजेशन नहीं मिली थी। इसलिए वो जानना चाहते थे कि उसने प्लेनेट अर्थ पर वापसी कैसे की। तब लड़के ने बताया कि उसने लूनर हिल के लिए गोरिल्ला रेस के खिलाफ वॉर शुरू कर दी थी। एक जायंट बैटल शुरू हुआ और प्रोटैगनिस्ट भी उसमें शामिल था। उसने एक गोरिल्ला की तरफ चार्ज किया, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ और उसे एक फ्लैश के साथ फिर से टेलीपोर्ट कर दिया गया और जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वो किसी दूसरी जगह पर था। इसी बीच एक लड़की एक रेडियो को एनालाइज कर रही थी और कह रही थी कि यहाँ कुछ बहुत अजीब हो रहा है, क्योंकि यहाँ डायमेंशनल एनर्जी का लेवल बहुत ज्यादा था। तभी एक और बंदे ने उस लड़की से कहा कि वो कोऑर्डिनेट्स को पोर्टल कंट्रोल टीम को भेज दे और लड़की ने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। मगर तभी उस पल एक पोर्टल खुलना शुरू हो जाता है। इस कारण से सभी लोग उस इलाके से भागने लगते हैं और एक एक्सप्लोजन होता है। उस कलिजन की वजह से सब लोग जमीन पर गिर जाते हैं। वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि एक पोर्टल सच में खुल गया था। एक लड़का जो बहुत डरा हुआ था वो कहता है कि वो मरना नहीं चाहता, जबकि वो लड़की पहले से ही अटैक के लिए तैयार खड़ी होती है और सबसे कहती है कि वो उनके लिए जितना हो सके उतना समय खरीदेगी ताकि बाकी लोग भाग सकें। फिर वो लड़का हेडक्वार्टर से रिक्वेस्ट करता है कि उस लोकेशन पर इमरजेंसी रिइंफोर्समेंट्स भेजे जाए। उसी समय वो पोर्टल लड़की के सामने होता है और वो मन ही मन मॉन्स्टर को पोर्टल से बाहर आने को कहती है ताकि वो उसके टुकड़े कर सके। तभी उस पोर्टल से एक आदमी की सिलुएट बाहर आती है और जो कुछ लड़की ने देखा उससे वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और डर से पैरालाइज्ड हो जाती है। तभी हमारा हीरो जोर से चिल्लाता है और पोर्टल से बाहर आता है। उसी वक्त लड़की प्रोटैगनिस्ट के पास पहुंचती है और दूसरा लड़का हैरान रह जाता है क्योंकि वो वाकई में एक इंसान था। लड़की सोचती है कि जो फोर्स उसने अभी महसूस की वो क्या था, क्योंकि ऐसा प्रेशर उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, यहाँ तक कि हाई लेवल डंजन्स के मॉन्स्टर्स के खिलाफ भी नहीं। वो सोचने लगती है कि आखिर ये प्रोटैगनिस्ट है कौन। आखिरकार स्थिति रिजॉल्व हो जाती है और वो लड़का
एक रिटर्नी था, इसलिए तुरंत एम्बुलेंस बुलाने की जरूरत होती है। फिर सीन कट होता है और प्रोफेसर दिखाए जाते हैं जो लड़के का धन्यवाद करते हैं। उसका टेस्टिमोनी और मेडिकल एग्जामिनेशन को अवेकेंट सेंट्रल ऑफिस के साथ शेयर किया जाएगा और यह भी लग रहा था कि उसकी हालत ठीक थी और कुछ ही दिनों में उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद लड़का फिर से डॉक्टर को बुलाता है और कहता है कि यह पहली बार है जब उसने 1000 सालों में किसी सिविलाइज्ड बीइंग से बात की है, इसलिए वो उसका धन्यवाद करता है कि उसने उसकी कहानी सुनी। डॉक्टर बताता है कि उसने एक बहुत वैल्यूएबल स्टोरी शेयर की है, इसलिए धन्यवाद तो उन्हें करना चाहिए। फिर वो रूम से निकल जाता है और चलते हुए सोचता है कि वो लड़का बहुत इंटरेस्टिंग पेशेंट था और उसकी कहानी इतनी विविडली डिटेल्ड थी कि वो एक ग्रेट नॉवलिस्ट बन सकता था। फिर सीन अवेकेंड सेंट्रल ऑफिस में कट होता है, जहां एक लड़की पूछती है कि क्या उन्हें पूरा यकीन है कि ये जानकारी सही है, क्योंकि कुछ तो ठीक नहीं लग रहा। वो लड़का पूछता है कि क्या गड़बड़ है, तो लड़की बताती है कि कार्ड पर लिखा है कि वो एक एफ रैंक है। वो आदमी समझाता है कि वो एक रेयर एफ रैंक पेशेंट है और ये सच में एक शेम की बात है, क्योंकि अगर वो ई रैंक होता तो उसे सरकारी डिसेबिलिटी बेनिफिट मिल जाता। लड़की प्रोटैगनिस्ट के कार्ड को देखती है और सोचती है कि अगर वो एफ रैंक है तो वो एक आम इंसान है, तो फिर वो पोर्टल से कैसे पार कर गया और क्या उन्हें पक्का यकीन है कि ये कोई मिस्टेक नहीं है। वो लड़का जवाब देता है कि शायद वो बहुत लकी था और वो फिसल कर निकल गया और बाय चांस उसे रिटर्न्ड स्टोन मिल गया। वो बताता है कि उसने अभी अभी डॉक्टर की रिपोर्ट प्राप्त की है और पूछता है कि क्या लड़की उसे पढ़ना चाहती है। लड़की वो जानकारी पढ़ना शुरू करती है जिसमें लिखा होता है कि उसे पीटीएसडी था, यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। फ्रैंकली ये रिटर्नीज में काफी कॉमन है। ऊपर से वो इस तरह बिहेव कर रहा था जैसे वो कोई वुल्फ हो। प्रोटैगनिस्ट के एक्सप्रेशन को याद करते हुए लड़की सोचती है कि क्या ये उसकी इमेजिनेशन थी। फिर वो पूछती है कि क्या ये वही डॉक्यूमेंटेशन है उस रिटर्नी की जिसका नाम पार्क है। आदमी पुष्टि करता है कि हाँ, ये वही है और वो ये भी कहता है कि चाहे वो एफ रैंक ही क्यों ना हो, लेकिन उसका इलाज एक रिटर्नी की तरह ही होना चाहिए। तो यहाँ हमें पता चलता है कि हमारे हीरो का नाम पार्क है। फिर लड़की कहती है कि वो इस इंफॉर्मेशन को उसे पर्सनली डिलीवर करना चाहती है। आदमी जानना चाहता है क्यों, तो लड़की कहती है कि वो इस इंफॉर्मेशन को अपनी आंखों से कंफर्म करना चाहती है। अब 2 हफ्ते बीत चुके थे जब से वो लड़का अर्थ पर वापस आया था। 1000 साल किसी और दुनिया में बिताते हुए वो किसी भी समय फिर से वापस अपनी अर्थ पे जाना चाहता था, लेकिन अब जब वो लौट आया है तो उसे सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है और इसी वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब से उसे कैसे जीना चाहिए। थोड़ी देर बाद एक लड़की आती है और बताती है कि उसके खाने का समय हो गया है। वो उसे खाना देती है और लड़का शायद भूखा था, इसलिए उसे तुरंत खाना चाहिए था। उसके बाद एक और लड़की आती है जो देखती है कि प्रोटैगनिस्ट थोड़ा अलग तरीके से खा रहा है। फिर पार्क नोटिस करता है कि लड़की उसके पास खड़ी है। ये खुलासा होता है कि उसका नाम चोई है और वो अवेकेंट सेंट्रल ऑफिस से है। पार्क उसे सूंघते हुए कहता है कि उसकी ये महक और उसके ये ब्लॉन्ड बाल उसे काफी जाने पहचाने लग रहे थे। वो जवाब देती है कि वही पहली इंसान थी जिससे उसकी मुलाकात हुई थी जब वो लौटा था। चोई को लगता है कि जब वो पोर्टल से बाहर आया था तो वो सच में एक प्रेडेटर जैसा लग रहा था, लेकिन शायद उसकी सेंसरी एबिलिटी में कुछ गड़बड़ थी। खाना खत्म करने के बाद पार्क कहता है कि खाना बहुत टेस्टी था और वो पूछता है कि ये अवेकेंट सेंट्रल ऑफिस क्या है। तब लड़की पूछती है कि वो उससे इतना इनफॉर्मली बात क्यों कर रहा है। पार्क जवाब देता है कि उसकी उम्र 1000 साल से भी ज्यादा थी, लेकिन लड़की को उस पर यकीन नहीं होता। वो बताती है कि अवेकेंट सेंट्रल ऑफिस एक ऐसा संगठन है जो रिटर्नीज को समाज में एडजस्ट करने में मदद करता है, इसलिए ये वो जानकारियां थीं जो हर रिटर्नी को पता होनी चाहिए। उसे ये पढ़ने के लिए जितना समय चाहिए वो उतना समय ले सकता है, लेकिन फिलहाल उसे बस एक सांस लेकर यहाँ साइन करना चाहिए। थोड़ी देर बाद पार्क पेन उठा लेता है और कहता है कि उसने बहुत समय बाद इस चीज को देखा है। उसे हैरानी होती है कि 1000 साल बाद भी जब वो वापस आया तो अब भी लोग वही टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर पार्क उस पेपर पर साइन कर देता है। प्रोटैगनिस्ट को देखते हुए चोई सोचती है कि शायद वो कोई केवमैन ही है, लेकिन फिर वो उसे कुछ अजीब करते हुए देखती है और वो फिर उसे बुलाती है। पार्क पूछता है कि उसे क्या चाहिए। चोई पूछती है कि क्या उसने उस जगह पर ड्राइंग करना सीखा था। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि उसे पहले से ड्राइंग आती थी। चोई फिर पूछती है कि क्या उसने वहां कुछ अलग सीखा, जैसे मैजिक या मार्शल आर्ट्स। पार्क जवाब देता है नहीं, क्योंकि वो जंगल में रहता था और उसे सरवाइव करने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती थीं। इस पर लड़की कमेंट करती है कि बेसिकली उसे 10 साल तक अपनी जिंदगी बचाने के लिए इधर उधर भागना पड़ा। फिर हमें पता चलता है कि एक असली रिटर्नी बनने के लिए, जिसके पास पोर्टल पार करने की ताकत हो, उसे मॉन्स्टर्स को मारकर उनकी डायमेंशनल एनर्जी लेनी होती है। लेकिन फिर वो ये भी बताती है कि शायद उसे एक पीसफुल डिमेंशन मिली होगी और वहां 10 साल सरवाइव करने के बाद पार्क को सिर्फ लक से एक रिटर्न स्टोन मिला होगा और वो पोर्टल पार कर पाया। तभी पार्क जवाब देता है कि वो वहां सिर्फ 10 साल नहीं बल्कि 1000 साल तक था। चोई गुस्से में कहती है कि वो गलत है, ये 1000 नहीं बल्कि सिर्फ 10 साल थे। वो उससे कहती है कि वो पहले अपनी इंफॉर्मेशन चेक करे जिसमें लिखा है कि वो 2015 में गायब हुआ था और 2025 में पोर्टल से वापस आया है। डेटा को देखकर लड़का हैरान हो जाता है क्योंकि वो सच होता है।
फिर लड़की उसे उसकी अवेकेंड आइडेंटिफिकेशन फिर से देती है और चलते चलते कहती है कि उसके द्वारा किए गए नुकसान की कुछ एक्सपेंसेस काट ली जाएंगी, इसलिए उसे इसके बारे में पूछताछ करनी चाहिए। साथ ही वो ये भी रिकमेंड करती है कि जब उसकी रिकवरी हो जाए तो उसे सीधे अपने परिवार के पास लौट जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद चोई गुड बाय कहती है और वहां से चली जाती है। पार्क उसकी बातों को सोचता है। वो सोचता है कि क्या उसका परिवार अब भी जिंदा होगा। पहले तो उसने सब कुछ छोड़ दिया था, ये मानकर कि अगर वो कभी अर्थ वापस भी आया तो उसके दोस्त और परिवार सब मर चुके होंगे। अब जब वो वापस आ गया है तो उसे उस सच्चाई से जूझना पड़ेगा कि उसने उस फॉरेस्ट फैमिली को खो दिया है जो 1000 सालों से उसके साथ थी। लेकिन वो सिर्फ एक कल्पना थी, क्योंकि असल में तो सिर्फ 10 साल ही बीते थे। डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हुए पार्क शॉक्ड हो जाता है। उसे पता चलता है कि उसके माता पिता उस डंजन ब्रेक वाले दिन ही मर गए थे। लेकिन सब कुछ खोया नहीं था, क्योंकि उसका छोटा भाई जूनहो अब भी जिंदा था। डेस्परेट होकर पार्क तेजी से अस्पताल छोड़ने की कोशिश करता है और डॉक्टर के पास वापस दौड़ता है। डॉक्टर पूछता है कि क्या उसे कोई समस्या है। पार्क कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए, क्योंकि उसका भाई जिंदा है और वो चाहता है कि वो उसके रिलीज फॉर्म पर साइन करे ताकि वो उसके भाई को ढूंढ पाए। डॉक्टर थोड़ा हेजिटेंट होता है और कहता है कि उसे नहीं लगता पार्क अब भी सोसाइटी में वापस जाने के लिए तैयार है, इसलिए पहले क्यों ना वो थोड़ा वेट करे जब तक कि वो लोग उसके भाई के वेयर अबाउट्स के बारे में पता न लगा ले। पार्क इम्पेशेंट होकर जवाब देता है कि शायद उस टकले को समझ नहीं आया कि वो क्या कह रहा है और वो वहां उसकी परमिशन मांगने नहीं आया है। उसी समय डॉक्टर एक क्रीपी लुक के साथ उसकी बात मानने को तैयार हो जाता है, मगर उसकी भी एक कंडीशन है। थोड़ी ही देर बाद लड़का एक कार में होता है। वो डॉक्टर का धन्यवाद करता है और वादा करता है कि वो उसका एहसान कभी नहीं भूलेगा। डॉक्टर कहता है कि वो उससे बाद में मिलेगा और जाने से पहले वो ड्राइवर से कहता है कि वो पार्क को सुरक्षित पहुंचा दे, क्योंकि अभी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। कार के जाते ही लड़की कमेंट करती है कि डॉक्टर ने पार्क के सारे हॉस्पिटल एक्सपेंसेस अपनी जेब से दिए थे। उसने उसके कपड़े और यहाँ तक कि ड्राइवर तक भी दिया था। वो पूछती है कि डॉक्टर ने ये सब क्यों किया, जबकि एफ रैंक रिटर्नीज को तो आमतौर पर सेंट्रल ऑफिस द्वारा अनदेखा किया जाता है। डॉक्टर जवाब देता है कि वो उस आदमी की कहानी सुनते रहना चाहता था और साथ ही उसे डोर नॉब भी जल्दी ठीक करवानी थी। लड़की हैरान हो जाती है और याद करती है कि डोर नॉब कैसे टूटी थी जब पार्क ने जल्दी में दरवाजा खोला था। बाद में डॉक्टर अपने ऑफिस में होता है और सोचता है कि ये दूसरी बार था जब डोर नॉब टूटा था। वो कहता है कि बहुत समय हो गया है जब उसने किसी इरेगुलर की स्मेल महसूस की थी। उधर पार्क अभी भी टैक्सी में होता है। तभी एक न्यूज रिपोर्ट आती है जिसमें बताया जाता है कि उसी दिन दोपहर 3 बजे मॉन्स्टर्स एक अनप्रोटेक्टेड फील्ड में प्रोविंस के अंदर भाग निकले। ये गलती एक मिस कैलकुलेशन के कारण हुई थी, जो एक छोटे पोर्टल के टूटने से हुआ। मॉन्स्टर्स उस इलाके को घेर रहे थे और स्थिति लगभग 50 मिनट में रिजॉल्व हो जाने की उम्मीद की जा रही थी। 2 अटैक्स को न्यूट्रलाइज कर दिया गया था, लेकिन 12 अवेकेंड सोल्जर्स की मौत हो चुकी थी। जैसे ही पार्क ये न्यूज सुन रहा होता है, वो ध्यान से स्क्रीन की ओर देखता है। तभी एक फ्लैशबैक में उसे डॉक्टर की बात याद आती है, जहां वो कह रहा होता है कि अब दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। ये दुनिया उस डिजास्टर के बाद एकदम अलग जगह बन गई है। डॉक्टर ये भी कहता है कि अगर वो खुद अवेकेंड होता तो अपनी बोरिंग नौकरी छोड़कर सीधे फील्ड्स में जाकर मॉन्स्टर्स को मारकर अमीर बन गया होता। प्रोटोगोनिस्ट ड्राइवर से पूछता है कि ये सब आखिर क्या है। वो आदमी जवाब देता है कि पार्क को शायद सिर पर बहुत जोर से चोट लगी है, तभी उसे ये सब नहीं पता। पार्क कहता है कि वो उसे बस ठीक से समझा दे। फिर आदमी समझाता है कि 10 साल पहले पूरी दुनिया के लिए एक दरवाजा खुला था और इसीलिए उस दिन को ग्रेट डिजास्टर कहा जाता है। वो उनके विश्व की पहली डायमेंशनल कन्वर्जेंस थी, जहां उनका वर्ल्ड कई और दुनियाओं से जुड़ गया था और वहां मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया था। उसी दिन दुनिया की 10% जनसंख्या खत्म हो गई थी। उस समय की मिलिट्री उन मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए काफी नहीं थी, जो हर जगह दिखाई दे रहे थे। इसीलिए जहां मिलिट्री नहीं पहुंच पाती थी, वहां मर्सिनरीज को भेजा गया। जो लोग उस डिजास्टर के दौरान गायब हुए थे या जिन्हें अवेकेंड कहा जाता है, उन्हें मर्सिनरीज लाइसेंस और मॉन्स्टर्स को मारने की अनुमति दी गई थी। पार्क फिर पूछता है कि आखिर वो मर्सिनरी कैसे बन सकता है। आदमी हंसने लगता है और कहता है कि एक आम इंसान के लिए यह बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले तो उसे अवेकन होना होगा, उसके बाद उसे अवेकेंड सेंट्रल ऑफिस का मर्सनरी टेस्ट पास करना होगा। लड़का ये सुनकर कहता है कि ये तो काफी मुश्किल लग रहा है। कुछ समय बीतता है और लड़का कहीं जाता हुआ दिखता है। ड्राइवर बताता है कि वो पहुंच चुके हैं और क्या पार्क सामने वाला घर देख पा रहा है, क्योंकि उसे जो पता दिया गया था वो इसी घर का था। थोड़ी ही देर में प्रोटैगनिस्ट गाड़ी से उतरता है और ड्राइवर को धन्यवाद कहता है। उधर वो जवान लड़का घर की ओर बढ़ता है। ऊपर से एक बूढ़ी औरत उसे देखती है और पूछती है कि वो कौन है। वो जवाब देता है कि वो झुनहो से मिलने आया है। औरत चुप रहती है और सोचती है कि ये लड़का अभी तक डायपर्स पहनता होगा, लेकिन ये बात ऐसे कर रहा है जैसे ये कोई बड़ा हो। पार्क को समझ नहीं आता कि उसका मतलब क्या है। वो जवाब देती है कि उस नाम का यहाँ कोई नहीं रहता और वो उसे वहां से जाने को कहती है। लड़का सोचता है कि शायद वो गलत जगह पर आ गया है, लेकिन तभी घर के अंदर से उसे कुछ लोगों की बहस सुनाई देती है। वो दरवाजे के पास जाता है और पास में पड़ा एक पेपर उठाता है। वो सोचता है कि क्या उसका भाई किसी कर्जे में है। कुछ समय बाद
लड़का सड़क पर चलता हुआ सोचता है कि जंगल में सबसे ताकतवर की चलती है, लेकिन एक सिविलाइज सोसाइटी में असली ताकत पैसा है। सीन कट होकर एक बिल्डिंग में जाता है जहां पार्क दाखिल होता है और अपनी अवेकेंड कार्ड दिखाता है। वहां बैठी महिला उसे बताती है कि उसकी मर्सनरी टेस्ट की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई है क्योंकि वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करता। पार्क पूछता है कि इसमें गड़बड़ी क्या थी क्योंकि वो एक एफ रैंक अवेकेंड है। महिला जवाब देती है कि उसे एफ रैंक में क्लासिफाई किया गया है, जो कि जरूरी स्तर से 4 पॉइंट्स नीचे है। लड़का पूछता है कि ये कैसे हो सकता है क्योंकि उसने 2 हफ्ते पहले ही एक पोर्टल पार किया था। महिला बताती है कि आम लोग जब पोर्टल पार करने की कोशिश करते हैं तो वो मर जाते हैं, उनके शरीर 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। वो ये भी कहती है कि उसे यकीन नहीं है कि पार्क ने सच में ऐसा किया। फिर वो कहती है कि पार्क चाहे तो अवेकेंड स्कूल ज्वाइन कर सकता है या फील्ड बैटल्स में पॉइंट्स कमा सकता है, और वो यहाँ तभी वापस आए जब वो सच में अवेकेंड बन जाए। वहां से निकलते समय पार्क सोचता है कि ये पूरा सिस्टम बहुत ही कंफ्यूजिंग है, लेकिन फिर उसे वो खबर याद आती है जो उसने टैक्सी में सुनी थी और उसमें उसकी दिलचस्पी जागती है। सीन कट होकर एक और जगह जाता है जहां पार्क एक टैक्सी में होता है। वो पूछता है कि वो दीवारें कितनी दूर तक फैली हुई हैं। ड्राइवर बताता है कि वो पूरी सिटी को घेरे हुए हैं और वो मैप ऐप में देख सकता है। फिर वो पूछता है कि क्या पार्क के पास वो ऐप है क्योंकि ये सिटी 12 हिस्सों में बांटी गई है और उनमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सैकड़ों गेट्स होते हैं। पार्क सारी स्थिति को देखते हुए सोचता है कि उसे तुरंत कुछ करना होगा। थोड़ी ही देर बाद उसे अपना डेस्टिनेशन दिखता है और टैक्सी वाला बताता है कि वो सुऑन फील्ड गेट 27 पहुंच गए हैं। लड़का गाड़ी से उतरता है और एक विशाल इलाके की ओर देखता है। उसे लगता है कि उस गेट को पार करने के बाद हंटिंग ग्राउंड शुरू हो जाएगा। फिर वो उस ओर चलना शुरू करता है। वहां 2 सोल्जर्स बिना हिले डुले खड़े होते हैं। वो पूछते हैं कि प्रोटैगनिस्ट वहां क्या कर रहा है। वो जवाब देता है कि वो हंट करने आया है। एक सोल्जर चुप रहता है और उसका मर्सिनरी लाइसेंस मांगता है, लेकिन पार्क बताता है कि उसके पास लाइसेंस नहीं है। सिपाही कहता है कि आम नागरिकों को उस इलाके में दाखिल होने की अनुमति नहीं है। तभी उन्हें पास में कुछ हलचल दिखती है। दूसरा सिपाही कहता है कि एग्जिट बंद कर दी जाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक कार वहां घुस जाती है और उसमें बैठा एक क्रीचर एक आदमी को खा जाता है। नतीजन गाड़ी दीवार से टकरा जाती है। उधर दूसरा सिपाही तुरंत इमरजेंसी स्क्वाड को बुलाने का आदेश देता है ताकि उस क्रीचर को काबू में किया जा सके। सारे सोल्जर्स उस गाड़ी को घेर लेते हैं और कॉम्बैट पोजीशंस ले लेते हैं। तभी वो क्रीचर कार से बाहर आता है। सैनिकों को फायर करने का आदेश मिलता है और वो बार बार मॉन्स्टर पर शूट करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि वो क्रीचर हार चुका है। सिपाही रिपोर्ट करते हैं कि स्थिति अब कंट्रोल में है और वो मॉन्स्टर जो गेट पार करके आया था उसे मार दिया गया है। दूसरा सिपाही सोचता है कि पार्क कहाँ चला गया। उसे लगता है शायद पार्क डर के मारे वहां से भाग गया होगा जब उसने मॉन्स्टर को देखा, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। उधर प्रोटैगनिस्ट उस इलाके से बाहर चलते हुए सोचता है कि ये तो एक फील्ड है, लेकिन फिर भी उसे सब कुछ महसूस हो रहा था। उसे यह भी लगता है कि अब उसे खुद की एक कार खरीदनी होगी। वो चारों ओर देखता है और सोचता है कि क्या सोल की सिटी को छोड़कर बाकी सारी सिटीज पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। कुछ समय बाद रात हो जाती है। पार्क महसूस करता है कि ये अंधेरा उसे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। वो रूइंस के बीच चलना शुरू करता है और कहता है कि अब हंट करने का वक्त आ गया है। थोड़ी ही देर में उसका शरीर भारी लगने लगता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। लेकिन फिर वो कुछ बिल्डिंग्स को देखता है और उनकी तरफ तेजी से दौड़ने लगता है। वो बड़ी आसानी से इमारत पर चढ़ जाता है और उसकी टॉप तक पहुंच जाता है। उस ऊंची इमारत की छत पर पार्क खड़ा होता है और उसके पीछे चांद की रोशनी एक तगड़ा सीन बना रही होती है। लेकिन वो वहां सिर्फ स्टाइल मारने नहीं आया था। प्रोटैगनिस्ट अपनी आंखें बंद करता है और पूरे ध्यान से अपने सेंसेस को एक्टिवेट करता है ताकि वो सबसे बेहतर दिशा चुन सके। फिर वो तेजी से अपना सिर एक तरफ घुमाता है और तय करता है कि वो वहीं से शुरू करेगा। वो बिना किसी दिक्कत के इमारत से नीचे उतर जाता है। खाली सड़क पर घूमते हुए वो एक अंधेरी एलीवे के पास पहुंच जाता है जो थोड़ी संदिग्ध लग रही थी। एली के दूर किनारे पर गॉब्लिन्स का एक झुंड एक बेसहारा कुत्ते को घेर चुका होता है, शायद उसे अपना खाना बनाने के लिए। मॉन्स्टर्स के मुंह से टपकती हुई ड्रूल से साफ था कि वो भूखे थे, लेकिन वो कुत्ता आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो पूरी ताकत से लड़ रहा था। तभी अंधेरे से बाहर निकलते हुए हमारा लड़का सामने आता है। वो कुत्ते को देखता है और हल्की सी आयरॉनिक टोन में पूछता है कि क्या उसे मदद चाहिए। शायद उस मासूम कुत्ते की आंखों में दिखता डर कुछ कह रहा था। पार्क को देखकर वो गॉब्लिन्स उसकी तरफ दौड़ते हैं। पार्क भी मुस्कुराता है और सीधा फाइट में कूद पड़ता है। एक पल में वो घूमता है और पीछे से हमला करता है। पहले गॉब्लिन को उसने ऐसा मुक्का मारा कि उसका सिर उसके शरीर में धंस गया। लेकिन तभी और भी अजीब चीज होती है। एक के बाद एक सिस्टम विंडोज उसके सामने पॉप अप होने लगती है। एक के बाद एक एरर मैसेजेस दिखने लगते हैं और हमारे प्रोटैगनिस्ट को कुछ समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है। स्क्रीन पर दिख रहा था कि उसके एक्शंस को पहचानने में कुछ गड़बड़ी हो गई है। जब वो इन सबको समझने की कोशिश कर रहा होता है, बाकी गॉब्लिन्स इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर हमला कर देते हैं। उन्हें पूरी उम्मीद होती है कि अब जीत उनकी होगी,
लेकिन उनका ये भरोसा एक एक करके टूट जाता है जब सबके दांत एक ही हिट में बाहर आ जाते हैं। आखिरी गॉब्लिन, जिसने अपने साथियों की तबाही देखी थी, वो डर के मारे भागने की कोशिश करता है। वो इमारत पर चढ़ता है, लेकिन वो एक बड़ी गलती करता है। वो ऊपर पहुंचकर पीछे मुड़कर देखता है, मानो वो उस मॉन्स्टर को आखिरी बार देखना चाहता हो, जिसने उसके साथियों को ऐसे मार दिया जैसे वो चींटी हो। लेकिन अपने पीछे वो पार्क को पाता है। पार्क उसके पास पहुंचता है। वो उसे उठाकर इमारत से नीचे फेंक देता है और नीचे गिरते ही उसकी मौत हो जाती है। नीचे जमीन पर एक और सिस्टम विंडो खुलती है जो बताती है कि उसकी क्लास एबिलिटीज दिखाने में एरर आ रहा है। इससे पार्क को एक बहुत पुरानी याद आ गई, करीब 1000 साल पहले की, जब वो पूरी तरह नंगे हालत में जंगल में अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था। तभी से उसने स्टेटस पॉइंट्स कमाने शुरू किए थे। क्या ये हो सकता है कि यहाँ धरती पर भी वो सिस्टम विंडोज अभी तक काम कर रही हों? और क्या ये एरर्स इस बात से जुड़ी हैं कि जब से वो इस दुनिया में लौटा है, उसका शरीर पहले से कमजोर हो गया है? अचानक एक नई विंडो खुलती है जिसका नाम होता है अचीवमेंट शॉप। पार्क उत्सुक होकर उसे देखने का फैसला करता है। उसके पास 7 पॉइंट्स होते हैं जिनसे वो कुछ आइटम्स खरीद सकता है। ये आइटम्स कुछ खास नहीं होती, लेकिन वो कुछ आइटम चुनता है और जैसे जादू से वो चीजें उसके सामने प्रकट हो जाती हैं। वो अभी खाना चखने ही वाला होता है कि एक आवाज उसका ध्यान खींचती है। उसे वही कुत्ता फिर से दिखाई देता है, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक पपी खड़ा था। पार्क धीरे धीरे उसके पास जाता है। वो अपना हाथ कुत्ते के शरीर पर रखता है और महसूस करता है कि वो मर रहा है। वो जानवर अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करके मान लेता है कि अब वो चैन से आराम कर सकता है। लेकिन पार्क इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं था। शांत माहौल में ऐसा लगता है जैसे कुत्ता उससे कह रहा हो, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। और पार्क ये कैसे भूल सकता है कि दूसरे वर्ल्ड में वुल्व्स ही उसका परिवार थे। शायद फेट खुद को दोहरा रही थी। उसने अपनी जेब से एक स्नैक निकाला और उस कुत्ते को दिया। शायद वो पार्क से भी ज्यादा भूखा था। इसके बाद वो उठकर उन गॉब्लिन की लाशों की ओर गया जो जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। रात अभी भी जारी थी, लेकिन सनराइज तक उसने जो शुरू किया था उसे पूरा कर लिया। उसने उस कुत्ते के लिए एक सिंपल सा ग्रेव बनाया जो अपने बच्चे को बचाते हुए मारा गया था, और वो फिर चुपचाप वहीं खड़ा रहा उस पल को सम्मान देने के लिए। इसी बीच एरिया 27 के एंट्रेंस पर ट्रैफिक में अफरा तफरी मची हुई थी। वहां हॉर्न बजते जा रहे थे। वो ड्राइवर्स स्ट्रेस्ड थे और वो रास्ता क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये सब शोर एकदम से बंद हो गया जब एक फिगर वहां पहुंचा, अपनी पीठ पर कई मरे हुए गॉब्लिन्स को लेकर। भले ही वो सब मरे हुए थे, लेकिन उन मॉन्स्टर्स की झलक देखकर क्राउड पीछे हट गया। प्रोटोगोनिस्ट ने उन बॉडीज को बेच दिया और लूट के बदले में 10,000 से ज्यादा कमाया। सबसे वैल्यूएबल आइटम हर मॉन्स्टर के अंदर के क्रिस्टल्स थे, जो असली प्राइस थे। उसके नाम पर कोई बैंक अकाउंट नहीं था, इसलिए उसे पूरा पेमेंट कैश में दिया गया। इतनी बड़ी रकम देखकर वो चौंक गया और सोचने लगा कि अगर वो प्रॉपरली डंजन क्रॉलिंग शुरू करे और भी क्रिस्टल्स कलेक्ट करे तो वो कितना ज्यादा कमा सकता है। सिटी के एक कोने में एक ट्रक एक कन्वीनियंस स्टोर के पास पार्क्ड था। अंदर एक आदमी अपने पुराने दोस्त से बातें कर रहा था और अपने बच्चे के लिए एक चॉकलेट बार खरीद रहा था। ट्रक पर लौटते समय वो आदमी खुश नजर आ रहा था। उसका दिन भर का काम शांतिपूर्वक बीता था और अब उसे बस घर जाना था। लेकिन वो पीसफुल वाइब ज्यादा देर नहीं टिक पाई। वापस लौटते समय अचानक किसी ने उसका नाम पुकारा और बिना किसी वार्निंग के उसे एक जोरदार पंच मारा गया, जिससे वो सीधे जमीन पर गिर पड़ा। उस आदमी ने कहा कि बहुत समय हो गया था और वो लोग परेशान थे क्योंकि जुन्हो ने कहा था कि वो अपने बच्चे को छोड़कर भाग जाएगा। फिर बाकी लोग जुन्हो को पीटना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि पिछली बार से अब वो थोड़ा बेहतर लग रहा है। वो पूछते हैं कि उससे क्या लगता है कितनी बार वो लोग वहां आ चुके हैं। कुछ देर बाद जुन्हो थोड़ा पैसा निकालता है और कहता है कि ये उसी पेमेंट का हिस्सा है जो उसे मिला है। पैसे गिनते हुए वो आदमी बताता है कि उसकी मंथली फी 8,000 युआन थी और अब तक उसका 6,000 से ज्यादा का ब्याज जमा हो चुका था। यानी अब भी उसका काफी पैसा बकाया था। आंखों में आंसू लिए जुन्हो माफी मांगता है और कहता है कि वो उसे बस 3 और दिन का वक्त दे। फिर से मारते हुए वो आदमी पूछता है कि उसे क्या लगता है 3 दिन का इंटरेस्ट कितना होगा। वो कहता है कि जुन्हो अब झूठ बोलना बंद करे। उसी पल किसी ने जुन्हो को पुकारा। वो आदमी पूछता है कि वो कौन है। जुन्हो चौंक गया और उसे एहसास हुआ कि उसका भाई अभी भी जिंदा है। थोड़ी ही देर में पार्क अपने भाई के पास आता है और पूछता है कि क्या वो जुन्हो है। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखता है जहां जुन्हो को और लोग परेशान कर रहे थे। उसी समय प्रोटैगनिस्ट उन्हें देख रहा होता है। जुन्हो अपने भाई से मदद की भीख मांगता है, लेकिन पार्क उसे पूरी तरह इग्नोर करके जुन्हो को अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। इसलिए उसका भाई कभी भी उसके लिए कोई मदद नहीं बना। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि देश भर में अजीब एक्सप्लोजन्स की खबरें फैल रही थीं। साथ ही रेड स्फीयर्स जो पोर्टल्स थे वो भी एक्सप्लोजन्स के साथ दिखाई देने लगे। जुन्हो ये सब देखकर शॉक्ड हो गया। वो भागकर अपनी मां के कमरे की ओर दौड़ा। उसके माता पिता खुश थे कि वो घर लौट आया, लेकिन उन्हें अभी तक दूसरे बेटे के बारे में कुछ पता नहीं था। उसी पल एक एक्सप्लोजन होता है और कई मॉन्स्टर्स दिखाई देने लगते हैं। उसी समय एक विशालकाय आंख जुन्हो को देख रही होती है। थोड़ी ही देर में वो गायब हो जाता है। अब हम वर्तमान में वापस आते हैं।
पार्क अब खुश नजर आ रहा होता है और वो कहता है कि जुन्हो पहले से भी ज्यादा बड़ा हो चुका है। जुन्हो कहता है कि उसने सोचा था पार्क मर चुका है। तभी एक और आदमी बीच में आकर पूछता है कि क्या वो वाकई जुन्हो का बड़ा भाई है। उसी समय पार्क उस लड़के का सिर पकड़ता है और कुछ ही सेकंड्स में उसे जोर से फेंक देता है। जुन्हो ये देखकर शॉक्ड रह जाता है क्योंकि हमारे प्रोटेगनिस्ट ने उसे इतनी जोर से मारा कि वो सीधा साइड में उड़ गया। ये देखकर वो दोनों गुंडे स्टन रह जाते हैं। पार्क अपने भाई से पूछता है कि क्या वो ठीक है। वो जवाब देता है कि हाँ वो ठीक है। तभी दूसरा आदमी पार्क की ओर चार्ज करता है। वो उसे किक करता है लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। इंस्टेड उसका पैर ही टूट जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। अब वो दर्द में तड़पने लगता है और दूसरा आदमी डर के मारे कांप रहा होता है। उसे लगने लगता है कि प्रोटेगनिस्ट शायद एक अवेकेंड बीइंग है। कुछ देर बाद पार्क उस डरे हुए आदमी से कहता है कि वो उसके पास आए, लेकिन वो आदमी कहता है कि उसने उसके भाई को कुछ नहीं किया। वो कहता है पार्क को उस पर विश्वास करना चाहिए क्योंकि एक वही था। उसने उन लोगों से कहा था कि वो उसके भाई को मारना बंद करें। इसके थोड़ी देर बाद पार्क उस आदमी को कुछ पैसे देता है और कहता है कि पैसे लो और निकल जाओ। कुछ समय बाद रात हो चुकी थी। वो बुजुर्ग औरत उसके सामने दिखाई देती है। प्रोटैगनिस्ट और उसका भाई दोनों उसे देखते हैं। औरत पूछती है कि क्या वो पक्का था कि वो आदमी उसका भाई है। जुन्हो जवाब देता है कि हाँ, उसे पूरा यकीन है। पार्क उस औरत को दादी कहकर बुलाता है और वो कहता है कि वो उनके लिए कुछ मीट लाया है। औरत कहती है कि उसे पहले ही बता देना चाहिए था कि वो उसका भाई है। फिर वो जुन्हो से कहती है कि वो जल्दी करे क्योंकि उसका बच्चा अपने पिता का इंतजार करते करते सो गया है। घर के अंदर एक लड़का सोया हुआ दिखाई देता है। पार्क जुन्हो से पूछता है कि क्या वो उसका बेटा है। जुन्हो बताता है कि उसका नाम गोनू है और वही उसका सबसे बड़ा खजाना है। पार्क पूछता है कि उस लड़के की माँ कहाँ है। जुन्हो जवाब देता है कि वो अपनी जिंदगी जीने के लिए चली गई थी, लेकिन ये भी उसकी ही गलती थी क्योंकि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ खास नहीं कर पाया था। पार्क उसका मूड बदलने की कोशिश करता है और कहता है कि उन्हें एक ड्रिंक लेनी चाहिए। थोड़ी देर बाद वो दोनों टेबल पर बैठकर पी रहे होते हैं। जुन्हो बताता है कि पार्क के गायब हो जाने के बाद उसने सोचा था कि वो मर चुका है, लेकिन वो अब जिंदा था। पार्क पूछता है कि उसने कितना पैसा उधार लिया था। जुन्हो कहता है कि करीब 50 मिलियन वॉन, लेकिन अब वो ठीक है क्योंकि उसे भरोसा है कि वो ये मैनेज कर लेगा। उसने कहा कि अब उसके पास जॉब है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि वो किस तरह की जॉब है। जुनो बताता है कि वो एक लॉजिस्टिक्स सेंटर में काम करता है। पार्क पूछता है कि क्या वो ट्रक उसका है। जुनो जवाब देता है कि नहीं, वो ट्रक उसकी दादी के बेटे का था, लेकिन उसने दादी से ये कुछ समय के लिए उधार पर ले लिया है। फिर प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि उसकी दादी का बेटा करता क्या था। जुनो बताता है कि उसने सुना था कि वो उस बड़ी तबाही के दौरान मर गया था। तभी वो बच्चा जाग जाता है और देखता है कि सामने एक कुत्ता बैठा है। जब वो साइड में देखता है तो उसे अपने पिता जुनो का चेहरा दिखाई देता है, जो खुशी से पूछता है कि क्या उसका बेटा उठ गया है। लड़का शर्माते हुए पूछता है कि वो आदमी कौन है। उसका पिता कहता है कि वो उसका चाचा है और वो उसे नमस्ते करने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद वो लड़का कुत्ते के साथ खेलता हुआ दिखता है। जूनो सोचता है कि ये अच्छा है क्योंकि लड़के को हमेशा से एक कुत्ता चाहिए था। पार्क सजेस्ट करता है कि वो दोनों साथ में काम करें, लेकिन जूनो इस बात से काफी कंफ्यूज्ड हो जाता है। पार्क जवाब देता है कि वो सारा काम खुद करेगा, उसे बस ट्रक चलाने में मदद चाहिए। जूनो पूछता है कि उसका प्लान क्या है। पार्क बताता है कि उसे कुछ मॉन्स्टर्स को हंट करना है। ये सुनकर जुन्हो पूरी तरह से हैरान रह जाता है। कुछ समय बाद सीन कट होकर कमांड सेंटर में दिखाता है। वहां वो लड़की प्रोटैगनिस्ट को बधाई देती है। वो अवेकेंड बीइंग के रूप में रजिस्टर हो चुका होता है। किसी तरह उसने एक ही दिन में अपने स्टैट्स बढ़ा लिए थे। पार्क पूछता है कि क्या अब वो एफ रैंक ड्रूइड है। लड़की जवाब देती है कि अब वो अपना आइडेंटिफिकेशन यूज करके बैंक अकाउंट खोल सकता है। वो कहती है कि अब वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी कर सकता है। कुछ देते हुए वो बताती है कि ये एक छोटा गिफ्ट है उसके अवेकेंड बीइंग बनने की खुशी में। और वो ये भी कहती है कि वो अवेकेंड सेंट्रल की ऐप को डाउनलोड करना ना भूले। वो कहती है कि उसे अब डायमेंशनल एनर्जी जमा करनी चाहिए ताकि वो एक रैंकर बन सके, जिससे उसे पेंशन और कई और बेनिफिट्स मिलने लगेंगे। वो पूछती है कि क्या प्रोटैगनिस्ट को पता है कि स्टेटस विंडो कैसे खोली जाती है। हाल ही में कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से इंटरफेस में बदलाव हुआ है। उसी समय पार्क एक कीवर्ड बोलता है और सिस्टम स्क्रीन सामने आ जाती है जिसमें उसके सारे स्टैट्स दिखते हैं। पार्क सोचता है कि उसके स्टैट्स इतने लो क्यों हैं। अब सीन कट होता है पार्क के भाई के ट्रक पर। वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसके भाई ने एक नया फोन लिया है। वो उसे बधाई देता है कि अब वो ऑफिशियली अवेकेंड बीइंग बन चुका है। कॉल के बीच में वो बताता है कि वो रास्ते में है और जैसे ही उसकी आखिरी डिलीवरी हो जाएगी वो वहां पहुंच जाएगा। अब जब पार्क अवेकेंड बीइंग बन चुका है तो उसे सिर्फ मर्सनरी टेस्ट देना बाकी है, लेकिन पार्क कहता है कि टेस्ट से पहले उन्हें उसका कर्ज चुकाना चाहिए। जुनो जवाब देता है कि अभी वो एफ रैंक है तो शायद वो लोग मॉन्स्टर्स हंट करने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट फोन काट देता है। जुनो सोचता है कि क्या ये वाकई उसका भाई है। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह बदल चुका है। इसी बीच रूट 77 पर एक ग्रुप जल्दी में दिखाई देता है क्योंकि उन्हें अपना गेम मिस होने का डर है। कार के अंदर लोग काफी नर्वस लग रहे होते हैं, लेकिन एक और आदमी उनसे कहता है कि चिल करो। वो पूछता है कि आखिर तुम लोग डर क्यों रहे हो जब तुम लोग अवेकेंड हो।
वो पूछता है कि क्या सब भूल गए कि वो लोग ऑफिशियली गिल्ड के रेडर्स बन सकते हैं? अगर वो डंजन क्लियर कर पाए तो उन्हें अच्छा फायदा होगा। वो आदमी थोड़े गुस्से में सोचता है कि ये लोग बहुत इनकॉम्पिटेंट हैं। ये सब लोग इसे सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं और अगर इनके पास कनेक्शंस ना होते तो ये लोग कभी यहां तक नहीं पहुंचते। थोड़ी ही देर बाद सोल्जर अगले व्यक्ति को बुलाता है जिससे वो आदमी सरप्राइज हो जाता है और प्रोटागोनिस्ट एक बार फिर उसी जगह पर दिखाई देता है। सोल्जर उससे पूछता है कि क्या वो अकेला है। पार्क जवाब देता है कि हाँ, वो अकेला है। फिर पार्क अपना रेडर वाला कार्ड टेबल पर रखता है और सोल्जर उसके बारे में कुछ डेटा एक्सेस करना शुरू करता है और उसे पता चलता है कि वो एक एफ रैंक रेडर है। फिर वो पूछता है कि क्या पार्क को पता है कि उसकी भी एक लिमिट है, इसलिए उसे किसी भी डंगन में ऐसे ही नहीं जाना चाहिए। उसी वक्त पहले वाला आदमी पार्क को ऑब्जर्व कर रहा होता है जो उस जगह में बिल्कुल अकेला एंटर करता है। दूसरा सोल्जर पूछता है कि क्या उसे लगता है कि पार्क ठीक रहेगा क्योंकि उसके पास तो प्रॉपर इक्विपमेंट भी नहीं था। लेकिन दूसरा आदमी उसे चिंता न करने को कहता है क्योंकि वही लड़का था जिसने अकेले ही गेट 27 पर 7 गॉब्लिन्स को मार गिराया था। कार में बैठा दूसरा आदमी जो शायद पार्क से जल रहा था वो सोचता है कि ये लड़का खुद को क्या समझता है और क्या वो सच में ऐसे ही फील्ड में जा रहा है। इसलिए उसे लगता है कि पार्क पूरी तरह से पागल है। इसके बाद सोल्जर टेक्निकल इश्यूज की वजह से डिले के लिए माफी मांगता है और वेरिफिकेशन पूरा करता है। वो आदमी अपने दोस्त से कहता है कि जल्दी करो क्योंकि वो लोग प्रोटैगनिस्ट के रूट को फॉलो करने वाले हैं। लेकिन तभी वो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि लड़का अचानक टनल के बीच में ही गायब हो जाता है। दूसरा आदमी सोचता है कि पार्क गया कहाँ और वो आदमी इमेजिन करता है कि शायद पार्क को वहां कुछ बहुत इंटरेस्टिंग मिल गया है। फिर सीन कट होता है जंगल की ओर और पार्क वहां दौड़ रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो रुकता है और कहता है कि शायद उसके शरीर की यही हालत है, यानी वो बहुत कमजोर हो चुका है। उसे खुद को मोटिवेट करना होगा ताकि वो फिर से ट्रेनिंग शुरू कर सके। तभी उसे कुछ देखकर सरप्राइज होता है। उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और वो गेस करता है कि ये शायद तलवारों की लड़ाई की साउंड है। थोड़ी देर बाद वो लड़का मुस्कुराता है और सोचता है कि अगर ये लड़ाई इंसानों के बीच हो रही है तो इसे तो देखने में बहुत मजा आएगा, इसलिए वो ये मौका खोना नहीं चाहता। इसके बाद सीन कट होता है जहां किसी का हाथ कटकर गिरता है और ऊपर से हमारा प्रोटैगनिस्ट ये सब देख रहा होता है। उस भीड़ भाड़ में एक ग्रुप को चारों तरफ से घेर लिया गया था। पार्क इरिटेशन के साथ कहता है कि ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग लड़ने में पूरा दिन ले लेंगे। उसी समय एक आदमी एक कार से बाहर आता है और पूछता है कि आखिर उन्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है उन लोगों से निपटने में। सोल्जर जो उस आदमी को ऑब्जर्व कर रहा होता है वो सरप्राइज होता है। वो आदमी कहता है कि अब देर मत करो और इन्हें तुरंत खत्म कर दो। एक और आदमी बताता है कि उस आदमी के सिर पर 2 लाख वॉन की बाउंटी है। इस बीच प्रोटोगोनिस्ट वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है और वो बाउंटी की अमाउंट सुनकर चौंक जाता है। वो सोचता है कि अगर वो उस आदमी को मार दे तो उसे इतनी बड़ी रकम मिल सकती है। वो सोल्जर जो उस आदमी को देख रहा होता है वो हैरान होता है। अब ग्रुप तैयार हो जाता है उन लोगों को खत्म करने के लिए। वो आदमी कहता है कि हाँ, उस पर इतनी बड़ी बाउंटी है तो अगर पकड़ सको तो पकड़ लो। लेकिन उस ग्रुप को ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था। वो सोचते हैं कि अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी शायद वो जीत ना पाए। उसी पल वो आदमी उन लोगों पर हमला कर देता है। कुछ ही सेकंड्स में प्रोटैगनिस्ट दूसरी ओर से सोल्जर्स की तरफ बढ़ता है। वो आदमी जो पार्क को देख रहा होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। दूसरा सोल्जर भी सोचता है कि ये आदमी कौन है जो अब उनकी ओर बढ़ रहा है। वो पूछता है कि तू है कौन। पार्क पूछता है कि क्या उसने सच में ये कहा कि उसके सिर पर इतनी बड़ी बाउंटी है। वो आदमी कंफर्म करता है और पूछता है कि लड़का कौन है। पार्क जवाब देता है कि वो बस एक ऐसा इंसान है जिसे बहुत पैसों की जरूरत है। उस आदमी के सबॉर्डिनेट्स सोचते हैं कि ये लड़का आखिर है कौन। थोड़ी देर बाद वो आदमी प्रोटेगनिस्ट पर हंसते हुए बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि वो सेंट्रल ऑफिस का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसे अपने काम से मतलब रखना चाहिए था। तभी प्रोटेगनिस्ट को अपने शरीर में कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। वो सोचता है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो आदमी समझाता है कि पार्क ने उसकी आंखों में 5 सेकंड से ज्यादा देर तक देखा। इसका मतलब था कि अब वो हिल नहीं पाएगा। कुछ ही पलों में वो आदमी अपने सोल्जर्स को आदेश देता है कि पार्क पर हमला करो। सब अपने सोर्ड्स लड़के की तरफ पॉइंट कर देते हैं। लेकिन प्रोटैगनिस्ट अचानक से फिर से हिलने लगता है और ये देखकर सब पूरी तरह से शॉक्ड रह जाते हैं। मुस्कुराते हुए पार्क पूछता है कि क्या ये मैजिक था और वो कहता है कि ये काफी इंटरेस्टिंग था। फिर वो आदमी अपनी बाइंडिंग एबिलिटी दोबारा यूज करता है और पार्क को एक बार फिर इमोबिलाइज कर देता है। लेकिन पार्क कहता है कि ये तो एक्सपेक्टेड था क्योंकि वो कोई छोटी मोटी मक्खी नहीं है। फिर वो अपना डैगर निकालते हुए कहता है कि उस आदमी को उससे उलझने से पहले 2 बार सोचना चाहिए था। लेकिन उसी मोमेंट पार्क उस आदमी पर वार करता है और ऐसा लगता है कि वो अटैक से घायल हो गया है। पार्क पूछता है कि क्या उसके पास और कोई ट्रिक बाकी थी। इसके बाद पार्क उसे जोरदार मुक्का मारता है और फिर पंचेस की बारिश होने लगती है। वो आदमी पीछे की तरफ गिरता है और ऐसा लगता है जैसे वो पूरी तरह हार चुका हो। पार्क अपने हिस्से की बात कहता है कि ये सब तो बहुत ही बोरिंग था। वहीं दूसरा आदमी सोचता है कि उस आदमी को इतनी आसानी से हराना अगर पार्क के लिए पॉसिबल हुआ है तो वो जरूर बहुत ताकतवर होगा। वो ये भी सोचता है कि असल में ये प्रोटैगनिस्ट था कौन। उधर सोल्जर्स का ग्रुप अब भी उस लड़के को देखता रहता है। पार्क पूछता है कि क्या अब भी वो लोग लड़ना चाहते हैं।
ग्रुप जवाब देता है कि नहीं, अब उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। थोड़ी देर बाद प्रोटैगनिस्ट एक जगह की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि सब लोग वहां जाएं। फिर वो पूछता है कि क्या किसी के पास रोप है। एक आदमी जवाब देता है कि उसके पास है। फिर पार्क उन लैकीज से पूछता है कि अब उन पे कितने की बाउंटी है। ग्रुप जवाब देता है कि उन पर कोई बाउंटी नहीं है और उनके पास कोई चॉइस भी नहीं थी। उन्हें मजबूरी में उस आदमी के साथ काम करना पड़ा, वरना उन्हें मार दिया जाता। इसलिए उस आदमी को पकड़वा देना ही पार्क को अमीर बना सकता है। आंखों में आंसू लिए वो आदमी यकीन नहीं कर पाता कि उसके अपने साथियों ने उसे धोखा दे दिया और इतने समय तक उनकी मदद करने के बाद भी उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया। पार्क अपनी तरफ से पूछता है कि क्या अब जाकर उसकी अक्ल ठिकाने आई है। ग्रुप उस आदमी को गालियां देने लगता है और कहता है कि वो तो बस एक घटिया इंसान है। फिर लड़का पूछता है कि क्या उन लोगों को खत्म करने के बदले उसे कुछ नहीं मिलेगा। तभी दूसरा आदमी कहता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो सब भी क्रिमिनल ही हैं और जरूर उनमें से कुछ लोगों पर बाउंटी होगी। लेकिन ग्रुप जवाब देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस बेकार के वैगाबॉन्ड हैं। वहीं वो आदमी पार्क से पूछता है कि शहर के ऐसे कौन से लॉज हैं जिससे उसे इतनी आजादी महसूस हो रही है, क्योंकि असली आजादी तो यहाँ पर थी। वो कहता है कि अगर पार्क उसे छोड़ दे तो वो ऐसा सब कुछ करेगा जिससे पार्क राजा की तरह जी सके। लेकिन उसी वक्त पार्क उसे फिर से एक जोरदार किक मारता है और कहता है कि वो चुप रहे। वो आदमी बेहोश सा हो जाता है। फिर पार्क पूछता है कि क्या वो सच में कह रहा था कि उन सभी लोगों पर बाउंटी है। वो आदमी जवाब देता है कि उनमें से ज्यादातर पहले क्रिमिनल रह चुके हैं, तो हाँ, उन पर बाउंटी जरूर होगी। अब दुखी होकर वो आदमी सोचते हैं कि शायद उनकी कहानी यही तक थी। पार्क फिर पूछता है कि क्या वो लोग कुछ ज्यादा नहीं है, उसके लिए इन सबको ले जाना मुश्किल हो जाएगा। इस पर वो लड़का कहता है कि उसके पास एक कार है। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि अब टाइम आ गया है कि सब लोग थोड़ा सो जाएं। थोड़ी देर बाद सीन कट होता है। एक कार सड़क पर चल रही होती है। अंदर लड़का कहता है कि सच में उसकी मदद से ही वो जिंदा थे, इसलिए उन्हें उसका बदला किसी तरह चुकाना होगा। लेकिन प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी दूसरा आदमी कहता है कि पार्क की वजह से ही वो सब वहां से जिंदा निकल पाए। पार्क कहता है कि अगर वो लोग उस सिचुएशन को ऐसे ही देखना चाहते हैं तो उसे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो ग्रुप से बहुत सारे सवाल पूछने लगता है, जैसे कि उनकी स्पेशल पावर्स और एबिलिटीज क्या हैं। आदमी जवाब देता है कि उसकी जागृत क्षमता तलवारबाजी है और उसने कौशल पुस्तकों से जांच करके ट्रैकिंग सीखी थी। पार्क सरप्राइज होता है और रियलाइज करता है कि मैजिक भी बुक से सीखा जा सकता है। वो आदमी भी सरप्राइज होकर पूछता है कि क्या पार्क को सच में पता नहीं था कि स्किल बुक क्या होती है। उधर प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि शायद उसे 1 से 2 कॉम्बैट मैजिक एबिलिटीज सीख लेनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में वो काम आ सकती हैं। लेकिन तभी उसे कुछ ऐसा दिखता है जो उसे सरप्राइज कर देता है। उसके सामने एक रोशनी पूरी एरिया को घेर रही होती है। वो पूछता है कि क्या ये पोर्टल है। लड़का उस सवाल से हैरान होकर कहता है कि हाँ, और बताता है कि ये एक लेवल 1 डंजन है, जो सबसे लोएस्ट लेवल का है, इसीलिए वो लोग वहां जाने वाले थे। पार्क कहता है कि काश उसके पास मर्सिनरी लाइसेंस होता तो शायद वो भी वहां जा सकता। आदमी जो ये सुनता है हैरान होकर पूछता है कि क्या पार्क के पास सच में लाइसेंस नहीं है। पार्क जवाब देता है कि हाँ, उसके पास वाकई में लाइसेंस नहीं है। जब कोई पोर्टल खुलता है तो सबसे पहले मिलिट्री उस एरिया को सिक्योर करती है और जो भी छोटे मोटे मॉन्स्टर्स होते हैं वो अटैक से बच निकलते हैं। और उस तरह के लो लेवल फील्ड्स में जो एक्सपीरियंस मिलता है वो ई रैंक जैसे लेवल पर भी मिल सकता है, जिससे कोई आगे बढ़ सकता है। मतलब ये है कि असल में लोगों को लेवल 2 वाले डंजन में जाना चाहिए। वो आदमी अब भी कंफ्यूज रहता है और सोचता है कि ये रूकी जिसने अभी तक लेवल 1 डंजन भी नहीं देखा, वो सी रैंक्ड आदमी को कैसे हरा सकता है। पार्क ये नोटिस करता है कि वो आदमी उसे घूर रहा है और पूछता है कि वो आखिर चाहता क्या है। आदमी माफी मांगते हुए पूछता है कि क्या वो जान सकता है पार्क की रैंक क्या थी। पार्क उसे इन्फॉर्म करता है कि वो एफ रैंक था, जिससे वो आदमी पूरी तरह स्टन्ड रह जाता है। इसके बाद पार्क पूछता है कि क्या वो उससे एक चीज मांग सकता है। सीन कट होता है उसी पोर्टल की तरफ जहां से कोई व्यक्ति बाहर आता हुआ दिखता है। पहले वाला आदमी उस एरिया में होता है। उसका ग्रुप थोड़ा घायल लगता है, जो उस पोर्टल में घुसने के बाद बैटल में हुए सब कुछ का रिजल्ट था। एक और लड़के का हाथ भी कट गया था, इसलिए अब उन्हें जल्दी एक डॉक्टर की जरूरत थी। आदमी इरिटेशन में सोचता है कि आजकल मर्सनरी लाइसेंसेस तो जैसे किसी को भी बांटे जा रहे हैं। उसने सोचा कि जैसे ही वो वापस गिल्ड पहुंचेगा वो उस इंसान को जरूर लतियाएगा जिसने ऐसे बेवकूफों को चुना था। लेकिन दूसरा लड़का उसे काल्म डाउन करने को कहता है और बोलता है कि उसे रुकीज पर इतना हार्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी गिल्ड की हालत को जानता है। इतना सब जानने के बावजूद वो आदमी बहुत फ्रस्ट्रेटेड महसूस करता है। उसे लगता है कि जिनके पेरेंट्स अमीर होते हैं वो आराम से वहां तक पहुंच जाते हैं और अवेकेंड बन जाते हैं। फिर उनके पेरेंट्स मर्सनरीज को हायर कर लेते हैं ताकि वो उन्हें डंजन्स में कैरी कर सकें। उसके बाद वो सीधे किसी गिल्ड में ज्वाइन हो जाते हैं और मिशंस पर जाने लगते हैं। लेकिन असल में तो परेशानी गिल्ड के उन लोगों को होती है जो ऐसे यूजलेस लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर होते हैं। वो लड़का जो कैप्टन की इरिटेशन को नोटिस करता है वो ये पूछता है कि क्या अब उन्हें थोड़ा शांत नहीं हो जाना चाहिए और इसी वजह से उन्हें ड्रिंक करनी चाहिए। फिर वो आदमी उन सोल्जर से पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है, क्योंकि लेवल 1 डंजन अब डिसअपियर होने वाला था।
मगर वहां का माहौल अब भी काफी टेंस था। वो जानना चाहता है कि क्या वहां कुछ हुआ था। एक सोल्जर जवाब देता है कि हाँ, कुछ बड़ा हुआ था, क्योंकि किसी ने उन्हें 10 लूटर्स पकड़कर दे दिए थे। और उन कैदियों में एक रैंकसी का बंदा भी था, जिसके बारे में शायद वो आदमी पहले से सुन चुका था। आदमी पूछता है कि क्या उस दिन कोई हाई रैंकिंग व्यक्ति कैंप्स में आने वाला था। सिपाही कहता है कि नहीं, बल्कि ये काम एक एफ रैंक ने किया था, जिसके पास मर्सेनरी लाइसेंस भी नहीं था, और फिर भी उसने उस आदमी को पकड़ लिया। ये सुनकर वो आदमी डिसबिलीफ में पूछता है कि ये सब हुआ कैसे। सिपाही जवाब देता है कि उसे डिटेल में कुछ नहीं पता, लेकिन गवाहों के मुताबिक उस रैंक एफ ने बस उस आदमी की पिटाई कर दी थी। अब वो आदमी सरप्राइज होता है और गेस करता है कि शायद ये वही लड़का था जिसे उसने पहले टनल में देखा था। वो पूछता है कि अब वो रैंक एफ कहाँ गया। सोल्जर बताता है कि उसने उसे पोर्टल्स की तरफ जाते हुए देखा था। अब वो आदमी तेजी से पोर्टल्स की तरफ बढ़ जाता है, ये सोचते हुए कि उसे उस लड़के की एबिलिटी अपनी आंखों से देखनी है, और अगर वो वाकई में काबिल निकला तो शायद ये एनकाउंटर उसके लिए कीमती साबित हो। कुछ देर बाद वो आदमी एक ट्रक में चढ़ जाता है। दूसरा बंदा पूछता है कि क्या उसे कोई समस्या है। आदमी पूछता है कि क्या वो लड़का जिसने पहले उसी रैंक के आदमी को पकड़ा था, क्या वो अभी अभी पोर्टल में एंटर हुआ है। उधर प्रोटैगनिस्ट अपने भाई के साथ एक पोर्टल में एंटर करता है और कहता है कि इस बार उसे कोई दर्द नहीं हुआ और उसके कपड़े भी ठीक लग रहे हैं। जूनियर जवाब देता है कि जिन आइटम्स में डिमेंशनल एनर्जी नहीं होती वो पोर्टल से पास नहीं कर सकते, लेकिन जो कपड़े उन्होंने पहने थे वो डंजन में मिले मटेरियल्स से बने थे, इसलिए वो आराम से पास हो गए। साइड में देखकर पार्क थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है और पूछता है कि उसके सामने जो चीज है वो क्या है। वो बंदा बताता है कि उसे सब लोग डंजन डोर कहते हैं, वो ऐसे दरवाजे होते हैं जिनसे डंजन से अंदर या बाहर जाया जा सकता है। उसी वक्त दोनों सरप्राइज होते हैं। पार्क पूछता है कि वो डोर अब गायब क्यों हो गया। जवाब में जूनियर कहता है कि वो डोर तब फिर से प्रकट होगा जब वो डंजन फिनिश कर लेंगे। प्रोटैगोनिस्ट पूछता है कि क्या उन्हें सारे मॉन्स्टर्स को मारना होगा। लड़का बताता है कि नहीं, उन्हें सिर्फ सबसे ताकतवर वाले को मारना होगा, यानी कि डंजन के बॉस को। स्ट्रेच करते हुए लड़का कहता है कि वो इसे जल्दी फिनिश कर देगा, लेकिन जूनियर उसे रुकने को कहता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट को शायद उसकी बात सुनाई नहीं देती, इसलिए वो तुरंत कूद पड़ता है। अब वो आदमी जो ये सब देख रहा था वो सरप्राइज हो जाता है और सोचता है कि आखिर ये आदमी कौन है। उसे लगता है कि शायद ये वही इंसान है जिसके बारे में अफवाहें चल रही थीं। इतनी ताकत के साथ तो वो लेवल 1 डंजन को कंप्लीट करने का नया रिकॉर्ड बना देगा। लेकिन तभी उसे कुछ रियलाइज होता है, उनके पास तो ट्रैकिंग एबिलिटीज भी नहीं थी, जिससे वो डोर की लोकेशन टाइम लिमिट के अंदर नहीं ढूंढ पाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो वो उसी पोर्टल के साथ गायब भी हो सकते हैं। अब सीन कट होता है उस आदमी की तरफ जिसके पास एनालाइजर है। वो बताता है कि जिस डोर में प्रोटैगनिस्ट गया था वो अभी अभी बंद हुआ है। ये देखकर वो आदमी बहुत गुस्से में आ जाता है कि उसने अभी अभी क्या सुना। फिर सीन कट होता है वापस प्रोटैगनिस्ट के पोर्टल के अंदर, जहां कुछ मॉन्स्टर्स उस जगह पर घूम रहे थे, लेकिन अचानक उनमें से एक पर किसी चीज ने हमला किया और उसे पीछे फेंक दिया। पार्क जो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था, उसने कहा कि ये लोग बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें कैरी कर रहे थे, और वो उनके अंदर से स्टोन निकालने लगा। उसने मेंशन किया कि इन तीनों को मारने के बाद भी उसे सिर्फ एक ब्लड क्रिस्टल मिला, लेकिन उस वक्त सबसे जरूरी चीज थी लेवल अप करना। उधर वो लड़का पार्क की सारी एक्टिविटीज देख रहा था और सोच रहा था कि उसने कितने मॉन्स्टर्स को मारा होगा। थोड़ी देर बाद उस लड़के ने अपनी ट्रैकिंग एबिलिटी यूज की और प्रोटैगनिस्ट की लोकेशन ढूंढ ली। प्रोटैगनिस्ट स्टैट्स चेक कर रहा था और बता रहा था कि उसके पास 102 अचीवमेंट पॉइंट्स थे, जिससे वो 2 एबिलिटीज खरीद सकता था। उसने फिर 20 टेमिंग एबिलिटी खरीद ली। तभी 2 मॉन्स्टर्स उसकी तरफ दौड़ने लगे। उसने उन्हें नोटिस किया और उन्हें इमोबिलाइज करके आसानी से हरा दिया। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि उसे एक अचीवमेंट मिला है। फिर सिस्टम ने फिर से नोटिफाई किया कि एक क्रिटिकल एरर आ गया है, क्योंकि कोई डेटा सिंक्रोनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। पार्क थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया और सोचने लगा कि ये क्या था। फिर रिपोर्ट आई कि लड़का लेवल 2 पर पहुंच गया था। ये देखकर वो खुश हुआ कि कम से कम उसका लेवल बढ़ रहा है। इसके बाद उसने 100 पॉइंट्स देकर अगली ट्री स्पिरिट एबिलिटी खरीद ली। सिस्टम ने उसे नोटिफाई किया कि उसे ये एबिलिटी मिल गई है। लड़के ने फिर ट्री स्पिरिट को समन करने की रिक्वेस्ट की। तब एक लाइट उस जगह को घेरने लगी और एक हरे रंग की स्पिरिट उभरने लगी। पार्क सरप्राइज्ड हो गया। उसे लगा कि वो वही था जिसे उसने जंगल में पहली बार देखा था। उस वक्त उसने सोचा था कि शायद वो कोई फायरफ्लाई थी। फिर उसने ट्री स्पिरिट को ऑर्डर दिया कि वो बाकी के गॉब्लिन्स को ढूंढे। प्रोटैगनिस्ट के आदेश पर स्पिरिट निकल पड़ी मॉन्स्टर्स को खोजने। पार्क ने बताया कि ट्री स्पिरिट ने जो भी मेमोरी पेड़ों और पौधों से पड़ी थी वो सीधा उसके दिमाग में ट्रांसमिट कर दी, लेकिन वो अभी थोड़ी स्लो थी। उसे लगा कि शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका लेवल अभी लो था। फिर उसने अपनी स्टेटस विंडो और एबिलिटीज को एनालाइज करना शुरू किया। उसे पता चला कि उसके पास 2 एबिलिटीज हैं, एक सर्चिंग के लिए और दूसरी ट्रैकिंग के लिए। इसलिए उसने दोनों एबिलिटीज खरीदने का फैसला किया ताकि वो और बेहतर बन सके। उसने तुरंत अपना हाथ जमीन पर रखा और सर्चिंग एबिलिटी यूज की, ये कहते हुए कि ये उसका रेफरेंस पॉइंट है। फिर उसने ट्रैकिंग एबिलिटी यूज की और उसे जानकारी मिली कि गॉब्लिन्स पहले ही मर चुके हैं, पर वो अचानक शॉक्ड रह गया। साइड में देखकर उसे लगा कि वो कोई ऑर्डिनरी गॉब्लिन नहीं था।
उसी वक्त वो तेजी से उस जगह की तरफ भागा जहां से आवाज आई थी। वहां उसने देखा कि वही पहले वाला लड़का एक अलग मॉन्स्टर से मरने वाला था। पार्क ने उससे पूछा कि वो क्या कर रहा था और प्रोटैगनिस्ट को देखकर लड़के को राहत मिली कि वो लौट आया था। पार्क ने कहा कि क्या उसे याद नहीं उसने कहा था कि वही सारी हंटिंग करेगा, लेकिन फिर वो लड़का बोला कि असल में वो खुद ही हंटेड हो रहा था। उसने प्रोटैगनिस्ट से मदद की भीख मांगी। प्रोटैगनिस्ट तुरंत क्रीचर की तरफ दौड़ा, मगर उसने उसका हमला ब्लॉक किया, लेकिन तब भी वो गिर गया। उसने जल्दी से अपनी स्टैंस वापस पाई, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में पार्क ने फिर हमला किया और उस क्रीचर को एक चट्टान पर फेंक दिया। उसके बाद वो मॉन्स्टर पूरी तरह से खून में डूबा हुआ था, पर सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि पार्क तब तक उसके ऊपर पहुंच चुका था और उसने उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि उसका लेवल अप हो गया है और उसे 120 अचीवमेंट पॉइंट्स मिले। वो लड़का जो प्रोटैगनिस्ट को देख रहा था, वो उसकी स्किल्स देखकर दंग रह गया। पार्क ने फिर सोचा कि अब तक वो डोर खुल जाना चाहिए था। लड़के ने कंफर्म किया कि हाँ, वो सही सोच रहा था। कुछ समय बाद दोनों पोर्टल से बाहर निकल चुके थे और पहले वाला ग्रुप उन्हें देख रहा था। उनमें से एक आदमी सोच रहा था कि क्या ये वही इंसान है जिसने पहले बाउंटी वाला आदमी पकड़ा था। उसने ये भी मेंशन किया कि कैप्टन कैंग ने कहा था कि अगर प्रोटैगनिस्ट वापस लौटे तो उन्हें कांटेक्ट किया जाए। वो कुछ जानकारी देख रहा था और सोच रहा था कि उस डंजन का कंप्लीशन टाइम क्या रहा होगा। इस बीच लड़का कहता है कि उसे अपने टीममेट्स के पास वापस जाना है, इसलिए वो उससे बाद में कांटेक्ट करेगा। पार्क ने कहा कि ठीक है और वो सारे कपड़े वेयरहाउस में छोड़ देगा। सीन फिर शिफ्ट होता है उस लोकेशन पर जहां पार्क ने अपने कपड़े बदल लिए थे। उसने बताया कि उसे बहुत भूख लगी है, लेकिन तभी वो सरप्राइज हुआ क्योंकि एक आदमी वहां आकर पूछ रहा था कि क्या उसका नाम पार्क है। लड़के ने पूछा कि वो आदमी कौन था। उस आदमी ने खुद को कांग बताया, जो गिल्ड की 27वीं कॉम्बैट टीम का कप्तान था। उसने पूछा कि क्या वो कुछ मिनट उसकी बात सुन सकता है। बाद में प्रोटैगनिस्ट और वो अनजान आदमी किसी चीज पर चर्चा करते नजर आए। उधर पार्क ने पूछा कि क्या वो शीला गिल्ड से था। उस आदमी ने उसे अपने गिल्ड में शामिल होने का ऑफर दिया और कहा कि वो उसे एक ऐसा एनवायरनमेंट देगा जो उसकी ग्रोथ में मदद करेगा। लेकिन लड़के ने जवाब दिया कि उसे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। वो आदमी इरिटेट होकर बोला कि इस बच्चे को क्या दिक्कत है जो बिना सोचे समझे किसी गिल्ड में ज्वाइन करने से मना कर रहा है। उसने कहा कि अगर वो पहले से किसी गिल्ड में जुड़ा हुआ है तो वो लोग एक ऑफिशियल ऑफर बना सकते हैं। लेकिन लड़के ने साफ कर दिया कि वो किसी भी गिल्ड का हिस्सा नहीं है। आदमी ने कहा कि चाहे उनकी गिल्ड चौथे स्थान पर ही क्यों ना हो, लेकिन उसे यह समझना चाहिए कि टॉप की गिल्ड्स के बीच प्रैक्टिकली कोई स्ट्रेंथ का फर्क नहीं है। लड़के ने जवाब दिया कि उसे दूसरों के अंडर रहना पसंद नहीं है। फिर समय बीतता है। पार्क शायद अब अपने घर पर होता है और वो देखता है कि झुनहो और उसका बेटा घर पर नहीं है, और वो कहता है कि लगता है अभी तक वे लोग लौटे नहीं हैं। जैसे ही वो लेटता है, वो सोचता है कि शायद वो लोग एक पिता और बेटे की तरह क्वालिटी टाइम बिता रहे होंगे। थोड़ी देर बाद वो बूढ़ी औरत वहां आती है और पूछती है कि आजकल के नौजवानों को समय की इज्जत करना क्यों नहीं आता। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि उन्हें भी बैठ जाना चाहिए क्योंकि आज का मौसम नींद लेने के लिए परफेक्ट है। लेकिन वो औरत कहती है कि वो कपड़े सुखा रही है और उसके पास वक्त नहीं है। अपनी दादी को सब कुछ अकेले करते देख लड़का उसकी मदद करने लगता है। फिर दादी पूछती है कि क्या वो सच में झुनहो का बड़ा भाई है। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि हाँ, वो सच में उसका बड़ा भाई है। थोड़ी देर बाद उस औरत ने कहा कि उसे उसकी बात पे विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि वो कहीं से भी झुनहो का बड़ा भाई नहीं लगता। ऐसा लगता है वो उल्टा एज कर रहा है। इस पर हमारा प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि वो जितना दिखता है वो उससे कई ज्यादा बड़ा है। फिर औरत ने कहा कि आजकल अचानक से अजीब मॉन्स्टर्स आ रहे हैं और तबाही मचा रहे हैं, तो अब अगर कोई जरूरत से ज्यादा जवान दिखे तो उसे कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। उसने ये भी कहा कि उसने सुना है कि उसे अपने भाई से मिले हुए 10 साल हो गए हैं। इसीलिए वो पूछती है कि क्या वो इस बार अपना ख्याल रखेगा और अपने परिवार का दिल फिर से नहीं तोड़ेगा। उस औरत की बात सुनकर पार्क मुस्कुराया। उसने कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा। थोड़ी ही देर में लड़के का भाई अपने बेटे के साथ वहां पहुंच जाता है। वे प्रोटैगनिस्ट से मिलते हैं। फिर पार्क ने एक कागज का टुकड़ा उस आदमी को दिया जो थोड़ा कंफ्यूज था और पूछा कि ये क्या है। पार्क ने बताया कि ये वो पैसे हैं जो अब से उसके हैं और उसे इसका इस्तेमाल करके अपने जीवन को स्टेबल करना चाहिए। उसने कहा कि अब जल्दी से अपना कर्ज चुका दो ताकि हम साथ में डिनर कर सकें। भाई भावुक होकर पूछता है कि वो इस फेवर का बदला कैसे चुकाएगा, लेकिन पार्क ने कहा कि उसे ज्यादा सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं है, वो जल्दी जाकर अपना उधार चक्का करे। आंखों में आंसू लेकर वो आदमी चला गया। पार्क ने फिर अपने भाई को आवाज दी और पूछा कि क्या उसके पास इतना पैसा है कि वो रास्ते में खाना और ड्रिंक खरीद सके। आदमी ने जवाब दिया कि हाँ है, और वो बस यूं गया और यूं आया। पार्क टेरेस पर रहकर अपने भतीजे का ख्याल रख रहा था। उसी वक्त एक सिस्टम स्क्रीन दिखाई दी जिसमें बताया गया कि टारगेट उसका पीछा कर रहा है और उसे उसका नाम रखना चाहिए। पार्क सोचने लगा कि उस कुत्ते का नाम क्या होना चाहिए। बच्चा बोला कि उसका नाम बाकू होना चाहिए। वो नाम सुनकर पार्क ने कहा कि यह नाम बुरा नहीं है, अब से उस कुत्ते को बाकू कहा जाएगा। समय बीतता है। बच्चा लेटा हुआ कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है और सोचता है कि उसके पापा अब तक क्यों नहीं आए।
अपने भाई की ट्रक देखकर पार्क मान लेता है कि उसका भाई पहुंच चुका है, इसलिए वो उसे वेलकम करने जाता है। थोड़ी देर बाद बच्चा और प्रोटैगनिस्ट दोनों ट्रक की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी वो आदमी पूरा खून से लथपथ गाड़ी से निकलकर जमीन पर गिर पड़ता है। पार्क ये देखकर हैरान होता है और सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ। कुछ समय बाद सीन एक बिल्डिंग की ओर शिफ्ट होता है। उस बिल्डिंग में कुछ लोग एक कार्ड गेम खेल रहे होते हैं। एक आदमी पूछता है कि क्या इस हफ्ते से फाइट शुरू होनी चाहिए। दूसरा आदमी हाँ कहता है और बताता है कि उसने देखा कि सारी ऑनलाइन कम्युनिटीज एक ही आदमी के ऊपर बैट कर रही हैं। वो आदमी पूछता है कि क्या होराइजन से कोई न्यूज है, क्योंकि पिछली बार जब वे वहां गए थे तो उनका बहुत पैसा गया था। उसी वक्त कोई जोर से दरवाजा पीटता है। आदमी इरिटेट होकर पूछता है कि यह शोर किस बात का है। बाकी लोग खड़े हो जाते हैं देखने के लिए कि क्या हुआ है। तभी दरवाजा जोर से खुलता है और एक आदमी की सिलुएट दिखाई देती है। वो आदमी पूरा खून से सना हुआ था। अगले सीन में किसी ने उस आदमी का सिर पकड़कर उसे दरवाजे से बाहर घसीट लिया। जो लोग ये सब देख रहे थे वो हैरान थे कि ये सब हुआ कैसे। तभी एक तेज नजर दरवाजे की ओर पड़ी और वहीं से कैओस शुरू हो गया। वो पूरा ग्रुप शॉक में था और समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। कुछ ही सेकंड्स में एक कैबिनेट और एक वेपन उनकी तरफ फेंका गया। माहौल पूरी तरह से बिगड़ गया। कई लोग इधर उधर गिरने लगे। बॉस जो ये सब देख रहा था वो भी हैरान रह गया, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट ने कुछ ही पलों में सबको गिरा दिया था। एक और आदमी ने पूछा कि क्या उसे पता है वो लड़का कौन है। जवाब मिला कि लगता है वो अवेकेंड है। उसी समय प्रोटैगनिस्ट ने उस आदमी पर एक टेबल फेंकी और वो तुरंत उस पर चढ़ गया। उसने पूछा कि क्या उसका नाम किम है। इरिटेट होकर उस आदमी ने कहा कि हाँ, उसका वही नाम है, और उसने ये भी पूछा कि वो खुद कौन है। लड़के ने बताया कि वो बंदा है जो झुन्हों का कर्ज चुकाना चाहता है। उस आदमी ने उसे गुस्से से देखा और कहा कि क्या एक रिटर्नी का एक इनोसेंट सिविलियन को मारना और उसका ऑफिस तोड़ना लीगल है? क्या तुम सोचते हो कि ये सब करके तुम आसानी से बच जाओगे? उसी वक्त उसे एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। पार्क ने पूछा कि तो फिर तुमने एक ऐसे आदमी को क्यों मारा जो सिर्फ अपना कर्ज चुकाने आया था? उसने कहा कि उसे तो बस पैसे लेना था और उसे अपने रास्ते छोड़ देना था। उसने पूछा कि क्यों उसने हद पार की और उसके भाई के साथ ऐसा किया। थप्पड़ों के बीच वो आदमी गिड़गिड़ाने लगा कि उसे छोड़ दिया जाए। पार्क ने फिर पूछा कि वो कर्ज चुकाना चाहता है या तब तक पिटना जब तक वो मर न जाए। बिना सोचे आदमी ने कहा कि वो सब कुछ एक साथ चुका देगा। कुछ समय बाद पूरा ग्रुप पार्क के सामने घुटनों पर बैठा था और कह रहा था कि अब से उनके क्लाइंट जुनो का कुछ भी बकाया नहीं रहेगा और उसके सारे कर्ज माफ माने जाएंगे। पार्क ने कहा कि अगर उसने उन्हें दोबारा कभी भी देखा तो वो अपने आप को मरा हुआ ही समझे, और उसने चेतावनी दी कि वो फिर कभी उसके रास्ते में दोबारा ना आए। घुटनों पर बैठे सबने उसकी बात मान ली, लेकिन उनमें से एक आदमी अभी भी हार मानता नहीं दिखा। कुछ देर बाद उस आदमी ने कहा कि प्रोटैगनिस्ट वहां से जा चुका है। इरिटेट होकर वो अपने मन में प्लान बना रहा था और सोच रहा था कि क्या वो लड़का सच में ये मानता है कि उसके पीछे किसी का सपोर्ट नहीं है। फिर सीन एक बिल्डिंग में शिफ्ट होता है। वहीं पर पहले दिखाया गया गिल्ड लीडर कह रहा था कि उसने एक नया टैलेंट खोजा है। उसने एक आदमी को उस व्यक्ति की जानकारी दिखाई। वो और कोई नहीं बल्कि पार्क था। पर उस आदमी ने देखा कि वो तो सिर्फ रैंक एफ है और उसने अभी उसी दिन खुद को अवेकेंड के तौर पर रजिस्टर किया है। लेकिन दूसरे आदमी ने कहा कि यही तो वो वजह है जिसकी वजह से उन्हें उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, और उन्होंने उसकी प्रोफाइल को अच्छे से चेक करने की कोशिश की। लेकिन सिस्टम ने नोटिफाई किया कि एक्सेस डिनाइड है। वे सोचने लगे कि ये बंदा कौन है। फिर भी उन्होंने सिक्योरिटी बाईपास कर ली और उस जानकारी तक पहुंच गए। अब भी वो जानना चाहते थे कि उसकी प्रोफाइल कॉन्फिडेंशियल क्यों है। ऐसा लग रहा था कि वो किसी गिल्ड में शामिल नहीं है और उसके पीछे कुछ और गहरी कहानी है। तभी एक आदमी ने कहा कि उसकी एबिलिटीज चेक करो। लड़के ने बताया कि वो एक तरह का कॉन्जरर है। इसके अलावा उसने पहले एक ऐसे आदमी को आसानी से हराया था जिस पर बहुत बड़ा बाउंटी था। उसने पूछा कि क्या उन्हें पता है कि वो आदमी पिछले 10 सालों से मिसिंग था, जिससे सिचुएशन और भी ज्यादा अजीब लग रही थी। वो लोग सोचने लगे कि क्या ये लड़का कोई स्पेशल एजेंट हो सकता है। फिर एक आदमी ने कहा कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इंटेलिजेंस सर्विस का मेंबर हो सकता है। उसे तो लगा था कि वो बस स्ट्रांग है। लड़के ने कहा कि उन्हें इस इंसान को रिक्रूट करने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो 100% श्योर है कि वो किसी दूसरे देश से है। उसने ये भी कहा कि उसे पता था कि ये सब उस वक्त से होने वाला है जब सारा हंगामा शुरू हुआ था। माहौल हल्का करने के लिए दूसरे आदमी ने कहा कि चलो कॉफी पीने चलते हैं। फिर उसने पूछा कि एक स्पेशल एजेंट लेवल 1 डंजन में क्यों घुसता। लड़के ने जवाब में पूछा कि इससे क्या फर्क पड़ता है। एक बार फिर उस आदमी ने कहा कि तुम प्रोटैगनिस्ट पर नजर रखो, लेकिन लड़का ऐसा करने में इंटरेस्टेड नहीं दिखा। फिर सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है। प्रोटैगनिस्ट अपने भाई से मिलने आता है और पूछता है कि क्या वो अब तक जाग गया है। जुन्हों ने देखा कि उसका भाई आ गया है और उसने पूछा कि उसने इतना सारा खाना क्यों लाया। उसने जवाब दिया कि उसने सुना था कि वो बहुत खाता है और इससे रिकवरी में मदद भी मिलती है। पार्क ने फिर पूछा कि क्या अब वो बेहतर महसूस कर रहा है। जुन्हों ने जवाब दिया कि अब शायद वो अपने बैंडेज हटा पाएगा। कुछ समय बाद जुन्हों ने पूछा कि क्या उसका मर्सनरी टेस्ट कल है। पार्क ने हाँ में जवाब दिया।
जुन्हों ने कहा कि अगर वो टेस्ट पास कर ले और उसे किसी गिल्ड से इनवाइट आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन प्रोटैगनिस्ट को ये सब पसंद नहीं आया। उसने सोचा कि वो कभी जंगल का राजा हुआ करता था और इसी वजह से वो किसी ग्रुप में शामिल नहीं हो सकता, ना ही वो किसी का लैकी बन सकता है। जुन्हों ने सुझाव दिया कि वो कुछ हाई रैंकिंग गिल्ड्स देख ले जहां वो ज्वाइन कर सके। लड़के ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो खुद की गिल्ड बनाएगा। ये सुनकर जुन्हों को यकीन नहीं हुआ और उसने पूछा कि क्या वो सीरियसली किसी गिल्ड को ज्वाइन करने के बजाय खुद की गिल्ड बनाने वाला है। थोड़ी देर बाद सीन एडवेंचरर्स एजेंसी में शिफ्ट होता है। इस बीच चोई उस बिल्डिंग के अंदर चल रही थी। तभी एक आदमी ने उसे बुलाया और पूछा कि इन दिनों उसके साथ क्या हो रहा है। चोई ने पूछा कि वो किस बारे में बात कर रहा है। उसने बताया कि उसकी एरिया में 2 ब्रीचेस हो चुकी हैं और अगर कल का पोर्टल एक ब्रिज पोर्टल होता तो ये शहर तबाह हो गया होता। लड़की ने फिर पूछा कि क्या वो लोग उसके बिना कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उस आदमी ने उससे हेल्प मांगी क्योंकि पोर्टल डिपार्टमेंट का मैनेजर उसे पूरे दिन परेशान कर रहा था। उसका मतलब ये था कि वो अपनी टैलेंट को बर्बाद कर रही है। लड़की ने जवाब दिया कि इन दिनों उसका काम पर फोकस करना मुश्किल हो रहा है। आदमी ने एक पेपर उसे देते हुए कहा कि वो बकवास बंद करे और इसे पढ़े। जब उसने वो कागज देखा तो वो सरप्राइज हो गई क्योंकि उसे मैनुअल लेबर पर भेजा गया था, जबकि उसे लगा था कि उससे अब ब्रेक मिलेगा। आदमी ने कहा कि वो यहाँ अकेली नहीं है और ये उसके साथ पहली बार नहीं हो रहा। इरिटेटेड होकर लड़की वहां से निकलने लगी। आदमी ने उसे याद दिलाया कि वो बस गुस्से में कैंडिडेट्स को रिजेक्ट ना करे क्योंकि उनके पास लोग कम हैं और उन्हें हर एक की जरूरत है। लड़की ने जवाब दिया कि उन बेवकूफों को रिजेक्ट करना बेहतर है जो खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते। थोड़ी देर बाद सीन एक और जगह शिफ्ट होता है जहां कुछ लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे उन्हें वो टेस्ट पास करना है। इस बीच एक आदमी यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम कर रहा था। वहां मौजूद हर कोई ईगरली टेस्ट देना चाहता था ताकि उन्हें मर्सनरी लाइसेंस मिल सके। जल्द ही एक और ग्रुप उस जगह में दाखिल हुआ। उस आदमी ने कहा कि अब उसे स्ट्रीम बंद करनी होगी क्योंकि टेस्ट शुरू होने वाला है। उसी वक्त प्रोटैगनिस्ट वहां पहुंचा और वो उस लड़के को देखने लगा। लड़के ने पूछा कि क्या ये पहली बार है जब पार्क उसकी लाइव स्ट्रीम देख रहा है। पार्क ने पूछा कि वो किससे बात कर रहा है, जबकि लड़का उससे थोड़ा स्पेस मांग रहा था। फिर सुपरवाइजर ने खुद को इंट्रोड्यूस किया और कहा कि अगले 3 दिन तक वो सभी चीजों का जिम्मेदार होगा। उस दिन वहां मौजूद 21 सुपरवाइजर्स ये इवेल्युएट करेंगे कि कौन लोग टेस्ट पास करने लायक हैं। उसने अस्यूम किया कि सभी को 1 नंबर वाला टिकट मिल चुका होगा। अब सुपरवाइजर की सिलेक्शन रैंडम ड्रॉ से की जाएगी और जब किसी का नाम लिया जाएगा तो उसे अपने सुपरवाइजर के सामने सिंगल लाइन में खड़ा होना होगा। समय बीता और कई लोगों के नाम पुकारे गए। फिर प्रोटैगनिस्ट की बारी आई और उसे नंबर 15 मिला। लेकिन उसे यह जानकर सरप्राइज हुआ कि उसका सुपरवाइजर वही ब्लॉन्ड गर्ल थी जिसे उसने पहले देखा था। उसे देखकर उसने सोचा कि उसे देखे हुए काफी समय हो गया। लड़की ने भी उसे तुरंत पहचान लिया और फिर सभी को कहा गया कि वे अपने रिस्पेक्टिव वेटिंग रूम्स में जाइए और आगे के इंस्ट्रक्शंस तक आराम करें। इस बीच जो लड़का पहले स्ट्रीमिंग कर रहा था वो भी उस जगह पहुंच रहा था और अपने व्यूअर्स से कह रहा था कि उसका ये टेस्ट पास करना मुश्किल होने वाला है, लेकिन उसकी हालत देखकर लग रहा था कि वो अगली सुबह तक बाहर हो जाएगा। फिर रिवील हुआ कि वही स्ट्रीमर भी उसी रूम में था जहां प्रोटैगनिस्ट मौजूद था। उसने बगल में देखा और उस लड़के को सैड मूड में पाया, जबकि पहले वो बहुत एक्साइटेड था। जब उसने प्रोटैगनिस्ट की तरफ देखा तो उसने पहचान लिया कि ये वही आदमी है जो उसे पहले मिला था। उसने पूछा कि क्या उसने कभी उस ब्लॉन्ड लड़की की पागलपंती के बारे में सुना है, क्योंकि कोई तो रीजन था कि सब उसे छुड़ैल कहते थे। उस लड़की का मिजाज ऐसा था कि अगर उसका दिन खराब हो तो वो किसी को भी बाहर निकाल सकती थी। पार्क ने पूछा कि इसमें सुपरवाइजर की गलती क्यों मानी जाए। गलती तो उनकी है जो खुद को प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं करते। ये सुनकर लड़का इरिटेटेड हो गया और उसने सोचा कि पार्क ने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया है। उसे शुरू से ही लग रहा था कि पार्क बेकार है। फिर उसने पूछा कि क्या वो सीनियर्स को रिस्पेक्ट देना जानता भी है या नहीं। हालांकि प्रोटैगनिस्ट ने जवाब दिया कि अगर उस लड़के को कोई प्रॉब्लम थी तो उसे असली मर्दों की तरह इसे लड़ाई से सुलझाना चाहिए। लड़के ने फिर पूछा कि क्या पार्क को लगता है वो इजी प्रे है। पार्क ने तुरंत कहा कि हाँ, बिल्कुल, वो उसे ऐसा ही लगता है। लड़का इरिटेटेड हो गया और कहा कि अब तो वो पागल हो रहा है। फिर उसने पार्क से कहा कि वो उसके पीछे आए। इस बीच चोई उस लोकेशन पर पहुंच चुकी थी, लेकिन उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। गुस्से में वो सोचने लगी कि सब लोग कहां चले गए। फिर सीन कट होकर उस अरीना में चला गया जहां प्रोटैगनिस्ट और वो लड़का लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। लड़के ने कहा कि पार्क बहुत अनलकी था क्योंकि उसे लड़ाई करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए था। उसने पूछा कि क्या पार्क ने कभी टीवी काबू का नाम नहीं सुना, क्योंकि वो दिखने में भले ही सिंपल लगे लेकिन वो एक प्रॉमिसिंग यूट्यूबर है। लेकिन पार्क को कोई आइडिया नहीं था कि वो क्या है और उसने पूछा कि क्या वो कोई खाने की चीज है। ये सुनकर लड़का और भी इरिटेटेड हो गया और उसने कहा कि अब उसे पार्क को सबक सिखाना पड़ेगा। स्टैंड्स में बैठे लोग पूरी तरह एक्साइटेड थे और वो स्ट्रीमर के लिए जोर जोर से चीयर कर रहे थे। वो कह रहे थे कि उसका शौक ही है ऐसे बदतमीज लड़कों को मैनर्स सिखाना। ये सब देखते हुए प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि ये सब तो काफी मजेदार लग रहा है। स्ट्रीमर ने फिर पार्क को वार्न किया कि बाद में वो उससे हॉस्पिटल का खर्चा न मांगे जब वो उसे खत्म कर देगा।
उसी वक्त उसने पार्क पर पंच फेंकते हुए चार्ज किया, लेकिन अचानक छोई वहां पहुंच गई और उसने सबको तुरंत वेटिंग रूम में लौटने का आदेश दिया। नतीजतन सब लोग जल्दी जल्दी वहां से निकल गए। पार्क और उस लड़के को देखकर छोई ने पूछा कि क्या वो लोग टेस्ट में फेल करने के लिए इतने डेस्परेट थे। उसे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं थी, उसे बस किसी एक को ब्लेम देना था। जो हारेगा वही टेस्ट में फेल माना जाएगा और फाइट जारी रखी जाएगी। स्ट्रीमर ने यह सब देखकर सोचा कि यह तो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि वो लड़की सच में पागल है। इसके बाद पार्क ने खुद को बैटल के लिए तैयार किया। स्ट्रीमर ने कहा कि वो घबराए नहीं, क्योंकि उसे चैलेंज तो खुद पार्क ने किया था। अब जो होने वाला है उसके लिए पार्क ने बदले में माफी मांगी। तभी लड़का उस पर चार्ज करता है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में पार्क का पंच पड़ता है और वो लड़का तुरंत नॉकआउट हो जाता है। छोई ने यह देखकर सरप्राइज महसूस किया, क्योंकि जब से उसने पार्क को देखा था तब से उसे एक अजीब सी अनईजी फीलिंग हो रही थी। पार्क ने चोई की तरफ देखते हुए पूछा कि वो इतनी डिस्ट्रैक्टेड क्यों लग रही थी, और उसने कहा कि अगर उसे भी लड़ना था तो वो भी रिंग में आ जाए, लेकिन उसकी एक कंडीशन थी। अगर वो जीतता है तो चोई उस लड़के को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकती। चोई ने कहा कि क्या वो लड़का पागल हो गया है, लेकिन फिर भी वो रिंग में उतरी और पूछा कि क्या वो लड़का एक इरेगुलर है। पार्क को पता नहीं था कि इरेगुलर का मतलब क्या होता है, तो उसने पूछा कि वो किसके बारे में बात कर रही है। फिर लड़की उस पर झपटती है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उस हमले को डॉज कर लेता है। इसके बाद चोई उस पर लगातार हमले करने लगती है और लड़का सिर्फ डिफेंस में नजर आता है। जैसे ही चोई एक और बार अटैक करने ही वाली होती है, वो कहती है कि अगर वो जीत गया तो वो उसकी रिक्वेस्ट मान लेगी और उसे एक विश एक्स्ट्रा देगी। और तभी उसी पल वो लड़की उसको एक जोरदार वार मारती है और उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि लड़का कुछ ना कुछ छुपा रहा है। थोड़ी देर बाद वो सरप्राइज हो जाती है और प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो लड़की उसकी उम्मीद से ज्यादा स्ट्रांग निकली। लड़की भी सरप्राइज होती है कि पार्क उसका वार झेल गया। उसी समय वो फिर उस पर चार्ज करती है और कहती है कि इस बार सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो एक और वार करती है और उस पर हमला जारी रखती है, लेकिन अचानक से लड़का वापस फाइट करने लगता है और एक पंच मारता है, लेकिन वो एक शील्ड बना लेती है, मगर पंच पड़ते ही वो शील्ड तक तोड़ देता है। हालांकि वो अभी भी जीत से दूर था, लेकिन फिर भी चोई सरप्राइज थी कि पार्क उसका शील्ड तोड़ पाया। थोड़ी ही देर में लड़का फिर उस पर चार्ज करता है और कहता है कि ये सब बहुत मजेदार है। चोई ने कहा कि वो सच में एक इरेगुलर था। पार्क अभी भी कंफ्यूज था और पूछ रहा था कि इरेगुलर का मतलब क्या होता है। फिर लड़की ने जवाब दिया कि वो हार मानती है। प्रोटैगनिस्ट कंफ्यूज्ड हो गया और पूछा कि ऐसा क्यों, जबकि फाइट तो अब जाकर इंटरेस्टिंग हो रही थी। लड़की ने कहा कि ये जगह उसकी एबिलिटीज के लिए बहुत छोटी है और अगली बार उन्हें किसी बड़े एरिया में लड़ना चाहिए। फिर पार्क ने पूछा कि क्या धरती में उसकी तरह और ताकतवर लड़कियां हैं। चोई ने जवाब दिया कि ज्यादा नहीं है। थोड़ी देर बाद प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि वो उसे चुनता है और इसलिए उन्हें बच्चे पैदा करने चाहिए। फिर उसने पूछा कि क्या वो उससे मेट करना चाहती है। यह सुनते ही लड़की ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। इस बीच वो स्ट्रीमर जो बेहोश था, वो अब होश में आता है और सोचता है कि आखिर हुआ क्या था। वहीं दूसरी तरफ चोई इस सब से बहुत इरिटेट हो चुकी थी और वहां से निकल जाती है। वो लड़का अभी भी हैरान था, क्योंकि उसे सिर्फ एक पंच में ही नॉकआउट कर दिया गया था। इसी वजह से उसे अब घर चले जाना चाहिए, क्योंकि उसने एप्लीकेशन पर पैसे खर्च कर दिए, लेकिन टेस्ट तो दिया ही नहीं। उसने ये भी कहा कि यह सिचुएशन बहुत ही शर्मनाक थी। प्रोटैगनिस्ट को देखते हुए वो लड़का अभी भी गुस्से में लग रहा था और पूछ रहा था कि क्या अब पार्क संतुष्ट था। लेकिन पार्क ने जवाब दिया कि उसे तो डिस्क्वालीफाई किया ही नहीं गया। उसी दौरान कैमरा उन दोनों को रिकॉर्ड कर रहा था और सीन कट होकर एक बूढ़े आदमी की तरफ चला गया, जो कंप्यूटर स्क्रीन पर यह देखकर हैरान था कि चोई हार गई थी। फिर पार्क ने स्ट्रीमर को साथ चलने के लिए कहा, लेकिन वो अब भी कंफ्यूज था और पूछ रहा था कि उसे डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं किया गया। तब पार्क ने बताया कि उसने चोई से कहा था कि वो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन को इग्नोर कर दे। स्ट्रीमर अब भी ये जानना चाहता था कि आखिर प्रोटैगनिस्ट को थप्पड़ क्यों पड़ा, लेकिन लड़के ने कहा कि उसे वो बात जानने की कोई जरूरत नहीं थी। थोड़ी ही देर बाद वो लड़का शायद कुछ समझ गया। उसे लगा कि शायद उसे मारा गया, क्योंकि उसकी वजह से सारा झगड़ा हुआ था। शायद इसलिए प्रोटैगनिस्ट ने लड़की को अलाउ किया कि वो उसे मार ले, ताकि वो मामले को यहीं खत्म कर दे। ये सब रियलाइज करते ही वो लड़का पार्क के पीछे चलने लगा। उसी वक्त इंटरकॉम से किसी ने पार्क को बुलाया और कहा कि उसे तुरंत सुपरवाइजर के ऑफिस बुलाया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप अगला एपिसोड देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, मैं सोच रहा था कि हमारी पहले की कई सीरीज अभी भी पेंडिंग है, तो पहले मैं उन्हें पूरा करता हूं। आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि मैं कौन सी पेंडिंग सीरीज पहले पूरी करूं। तो चलिए, मिलते हैं एक नए रिकैप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।